अब हमारी कन्वीनियंस के लिए, जिससे हमें ईजी पड़ जाए, हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट 1 विल बी योर हेलो एल्केन्स एंड पार्ट 2 विल बी योर हेलो अरीन्स। जब भी हम लोग हेलो एल्केन्स या हेलो अरीन या फिर कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं तो हम उसका क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट हमें ये पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमें ये पढ़ना पड़ता है कि नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, तो ये आपका हो गया नेचर ऑफ बॉन्ड। थर्ड पार्ट जो हम लोगों को पढ़ना होता है दैट इज नॉमेनक्लेचर। वैसे तो जो नॉमेनक्लेचर है वो सिर्फ 1 मार्क्स की वेटेज रखता है पर चैप्टर, लेकिन सीबीएसई का रूल होता है कि आप जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें आप कंपाउंड का नाम तो लिखो ही लिखो, तो वहाँ नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस काम आती है। नेक्स्ट इसके बाद हमें आना चाहिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद आपको आना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आना चाहिए आपको केमिकल प्रॉपर्टी। इसी में काफ़ी सारी रिएक्शन मैकेनिज्म्स आती हैं, और लास्ट में आता है हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। तो एक एक करके हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल ये बेस चैप्टर है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर हेलो एल्केन हेलो अरीन बहुत अच्छे से कर लोगे तो आगे के चैप्टर्स बहुत ईजी लगेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस चैप्टर का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं दैट इज हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम लोगों के पास बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए कि हेलो एल्केन होता क्या है एक्चुअल में। तो हेलो एल्केन कैसे बना, हेलोजन प्लस एल्केन हमको देता है हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, अगर किसी एल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह हमने एक हेलोजन लगा दिया तो हमको क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई एल्केन तो हमें पता है, जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें एल्केन बोलते हैं। हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ग्रुप 17 के होते हैं। कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे आपके हेलोजन्स कहलाते हैं। इनको हेलोजन्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर कलर्ड सॉल्ट प्रॉपर्टी। बट ये हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। अभी आपको ये जानना है कि जब भी किसी भी एल्केन के हाइड्रोजन को हटा करके उसमें हम लोग हेलोजन फिट कर दें तो जो बनता है दैट इज योर हेलो एल्केन। मैं 2 एग्जाम्पल समझाती हूँ। पहला एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास मीथेन है। मैंने जानबूझ करके इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मेरे पास मीथेन है। इस मीथेन में अगर मैं हेलोजन ऐड कर रही हूँ, हेलोजन एक्स ही ले लेते हैं, एक्सेस को डिनोट करते हैं, तो होगा क्या, ये जो आपका हाइड्रोजन है रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह आपका हेलोजन लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 3 साइड से तो हाइड्रोजन लग गया और एक साइड से हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है, आपका हेलोजन रिप्लेस कर रहा है। तो ये ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इनका नॉमेनक्लेचर पे ध्यान नहीं देना कि इसका नाम क्या है, ये मीथेन है, क्लोरोमीथेन है, कैसे आया वो तो मैं सिखाऊंगी आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 2 कार्बन वाला एक एल्केन है, ठीक है, ये हमारे 2 कार्बन हो गए। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके हाइड्रोजन को हटाना है मुझे और उसकी जगह हेलोजन ऐड करना है। आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। बट क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं एक एक ऐड करके दिखा रही हूँ। तो कोई भी, जैसे हाइड्रोजन ये वाला हटा रहे हो तो उसकी जगह हेलोजन लगा दो, ये वाला हाइड्रोजन लगा रहे हो तो उसकी जगह हेलोजन हटा दो। तो क्या बन जाएगा, इसको इस तरीके से लिखो। ये आपका, मैं यहाँ से हटा देती हूँ, मुझे यहाँ से हटाने का मन कर रहा है, तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया हेलो एल्केन। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई हो रखे हैं। पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। तो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, बिल्कुल सिंपल है। पहला है हमारे पास मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही हेलोजन लगा होगा आपका। जैसे ये कार्बन है, ये देखो एक ही हेलोजन लगा हुआ है, दैट इज मोनो हेलो एल्केन। नेक्स्ट है हमारे पास डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास 2 हेलोजन ग्रुप लगे होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। तीसरा आता है हमारे पास ट्राई हेलो एल्केन। अब तो आपको भी पता होगा इसका मतलब कि जो आपके पास कंपाउंड होगा उसमें 3 हेलोजन के ग्रुप लगे होंगे, दैट विल बी योर ट्राई हेलो एल्केन। और 3 से ज़्यादा के आगे हम लोग पॉली लगा देते हैं, पॉली हेलो एल्केन। इसका मतलब हुआ जैसे ये है, इसमें चारों तरफ से आपके हेलोजन आ गए।
या फिर ये ले लो, ये देखो कितने सारे मैं इसमें हैलोजन ग्रुप लगाती जा रही हूँ। तो ये भी आपका किस का एग्जाम्पल हो गया, पॉली हैलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमें ट्राई हैलो एल्केन और पॉली हैलो एल्केन्स नहीं पढ़ने, हमें जो मेन पढ़ना है वो मोनो और डाई पढ़ना है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। डाई में भी एक छोटा सा ही टॉपिक है, मेन आपका मोनो हैलो एल्केन से आपके कोर्स में। तो अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड्स। ध्यान रखो, मैंने यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो एल्केन्स, क्योंकि वैसे तो चैप्टर का नाम हैलो एल्केन है, बट यहाँ पर आप हैलो एल्कीन भी पढ़ोगे, हैलो एल्काइन भी पढ़ोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड्स। इसका मतलब अब हम उन कंपाउंड्स के टाइप पढ़ेंगे जिनमें एक ही हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बन कितने भी प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन कितने भी प्रेजेंट हो, हैलोजन एक ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, ये दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है। हो सकता है अभी ये सुनते हुए आपको अजीब सा लगे, लेकिन एक बार जब मैं समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो जो आपके मोनो हैलो कंपाउंड होते हैं, एक हैलोजन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली कैटेगरी है वो कंपाउंड जिनका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जिन्होंने 11th में 4th चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग वाला, उन्हें क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा करेंगे अभी। तो पहला है वो कंपाउंड्स जिसमें जो हीरो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और सेकेंड कैटेगरी है वो कंपाउंड्स जिसमें जो हीरो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अभी इसका मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला हीरो है कार्बन, वो तीन कैटेगरी में डिवाइड है, हैलो एल्केन, एलाइलिक हैलो कंपाउंड और बेंजाइलिक हैलो कंपाउंड। और वहीं पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला जो कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, विनाइलिक और एराइल। अब आप इसको देख करके कंफ्यूज मत हो जाओ, जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी तो आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का भी मतलब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं इतना ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब आता है हमारे पास मोनो हैलोजन कंपाउंड हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाइब्रिडाइज्ड नहीं लिखा मैंने, जगह नहीं थी वहां पर अब हम लोग पढ़ेंगे वो एक हैलोजन वाले कंपाउंड के बारे में जिनका जो हीरो वाला कार्बन है वो sp3 है। अब ये हीरो वाला कार्बन क्या होता है, तो पहले हीरो वाला कार्बन बताती हूँ कि मैं किसको कह रही हूँ, फिर हम लोग आगे पहुंचेंगे। तो देखो जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, ले लेते हैं जैसे क्लोरोइथेन ले लेते हैं। क्लोरोइथेन तो सबको पता ही होगा बेटा, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, तो ले लेते हैं। अगर नॉमेनक्लेचर फिर भी नहीं आता तो चलो मैं बता दूंगी तुम लोगों को। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये कंपाउंड है और ये इसके बाकी साइड हम लोग हाइड्रोजन फिल कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो मैं कह रही हूँ ना, द हीरो कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसका मतलब ये हुआ हीरो कार्बन वो कार्बन होता है दैट इज अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अटैच्ड टू द हैलोजन। तो यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन 1 और कार्बन 2, ऐसे मैंने अपनी तरफ से नंबर ले लिया, ठीक है। अभी रूल्स पे मत चले जाना। तो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन में कौन सा वाला कार्बन हैलोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, फर्स्ट वाला ना, तो दैट इज योर हीरो कार्बन। ये आपका हीरो कार्बन है, मेरी भाषा में ऐसा हुआ, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे पास मोनो हैलोजन कंपाउंड हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसकी फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास हैलो एल्केन्स। अब हैलो एल्केन पढ़ते हैं क्या है। अब बोलोगे तो चैप्टर ही है, पर हाँ हमें यहाँ पर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको। अब हैलो एल्केन का मतलब क्या हो गया, हैलो एल्केन वो हैलोजन कंपाउंड होते हैं जिनमें होता तो एक ही हैलोजन ग्रुप है और जो हीरो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं रफ लैंग्वेज में लिख रही हूँ, हैलो एल्केन वो मोनो हैलोजन कंपाउंड है। मोनो हैलोजन कंपाउंड का मतलब उसके पास एक ही हैलोजन ग्रुप होगा जिसमें जितने भी कार्बन होंगे ना उस कंपाउंड के अंदर सबके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, वो हैलो एल्केन हो गया। जैसे दिस इज योर हैलो एल्केन, मैं ठीक है बच्चों, दिस इज योर हैलो एल्केन। एक और ये देखो, ये कितने सारे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन फिल करते रहना, दिस इज योर हैलो एल्केन, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये जो हैलो एल्केन्स होते हैं ये भी आपकी तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारे पास प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्शियरी। तो ये भी आपके तीन कैटेगरी में डिवाइड है। प्राइमरी हैलो एल्केन, ऐसे लिखते हैं इसको, प्राइमरी 1 डिग्री मतलब। दूसरा आता है हमारे पास सेकेंडरी हैलो एल्केन, ये आपका सेकेंडरी हो गया। और थर्ड आता है हमारे पास टर्शरी हैलो एल्केन, ये आपका टर्शरी हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइमरी हैलो एल्केन, ये प्राइमरी पढ़ लेते हैं। प्राइमरी हैलो एल्केन क्या होते हैं, एक एग्जांपल देके बताती हूँ। प्राइमरी हैलो एल्केन वो हैलो एल्केन होते हैं जिसमें
जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही साइड से बाकी कार्बनों के साथ अटैच्ड रहेगा। देखो, एक कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड्स बनते हैं? 4 बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब वो 4 जगह से घेरा हुआ होता है बॉन्ड के जरिए। तो जो मेन कार्बन होगा वो एक साइड से ही हैलोजन से जुड़ा हुआ होगा और एक साइड से ही उस पर कार्बन्स लगे होंगे, बाकी दोनों साइड हाइड्रोजन होने चाहिए। दैट इज योर प्राइमरी। या तो केस 1 ये रहेगा। ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि जो आपका हीरो कार्बन है, यहाँ पर ये हीरो है, यहाँ पर जो हीरो कार्बन है आपका, वो या तो बिल्कुल भी कहीं से भी उसके आसपास कार्बन हो ही ना, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी। ठीक है। तो प्राइमरी हैलो एल्केन वो हैलो एल्केन होते हैं जिसमें जो हीरो कार्बन होगा या तो वो एक साइड से कार्बनों से जुड़ा हुआ रहेगा या तो वो एक भी साइड से कार्बनों से नहीं जुड़ा हुआ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। ये नाम रखा है यूपीएससी ने। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे हमारे पास है, मैं बार बार एक एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जैसे मेरे पास है ये क्लोरोमीथेन, अभी नाम नहीं सोचना कि कैसे आया। ठीक है। अब इसमें हीरो कार्बन कौन सा है? ये। अब वो कौन सा होना चाहिए? ये जो हीरो कार्बन है इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइज कैसे होना चाहिए, मैं शॉर्टकट सिखा रही हूँ। sp1 p2 p3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। ठीक है। ये आपको क्लास 11th में भी मैंने बताया कि जो मेन सेंट्रल एटम होता है अगर वो 4 साइड से घेर रखा है किसी ना किसी चीज से तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये बिल्कुल बेसिक है, किसी को ना भी आ रहा हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो रखे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है कार्बन कार्बन, चलो एक और कार्बन ले लेते हैं और यहाँ पर मैं ब्रोमीन लगा देती हूँ, बहुत क्लोरीन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कंपाउंड। और अब इसमें हीरो कार्बन कौन सा है? हीरो कार्बन आपका ये है। अब इसको देखो, ये जो हीरो कार्बन है ये sp1 p2 और ये p3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया? sp3। तो दैट इज योर प्राइमरी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गई? बिल्कुल सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास सेकेंडरी हैलो एल्केन। सेकेंडरी हैलो एल्केन्स क्या होते हैं? सेकेंडरी हैलो एल्केन्स ये है कि जैसे मान लो ये हीरो कार्बन है। हीरो कार्बन क्यों? क्योंकि हैलोजन से जुड़ा हुआ है। अगर हीरो कार्बन 2 साइड से कार्बनों से जुड़ा हुआ हो और सिर्फ एक ही साइड से बेचारे के पास हाइड्रोजन हो तो वो जो आपका हैलो एल्केन होता है वो सेकेंडरी कहलाता है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ये रहा आपका। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp1 p2 p3। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन ये जो हीरो कार्बन है इट इज बाउंडेड बाय कार्बन्स ऑन बोथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, 2 साइड से आपका बाउंडेड हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है कार्बन, ये लो और यहाँ पर क्लोरीन लगा दो, यहाँ पर लिख दो C2H5, यहाँ पे लिख दो C3H7। ठीक है, इथाइल ग्रुप हो गया, प्रोपाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पर आपका बेचारे के पास हाइड्रोजन है। तो अभी भी ये वाला कार्बन 2 साइड से कार्बनों से, जो हीरो कार्बन है वो 2 साइड से कार्बनों से बाउंडेड है, तो ये वाला भी आपका क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा। ठीक, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, sp1 p2 p3, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्शरी। टर्शरी में भाई अब तुम खुद ही बता सकते हो, टर्शरी तो बहुत इजी है। टर्शरी हैलो एल्केन का मतलब हुआ जो हीरो कार्बन होगा आपका वो 3 साइड से कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा। कुछ भी हो सकते हैं, बस कार्बन होने चाहिए एटलीस्ट। तो ये आपका क्या हो गया? टर्शरी हो गया। क्यों? क्योंकि जो हीरो कार्बन है इट इज बाउंडेड बाय कार्बन ऑन 3 ऑफ इट्स साइड्स, 1 2 3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो sp1 p2 p3, तो ये भी क्या है बच्चा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम बोलोगे कि सारे ग्रुप्स क्या सेम होने चाहिए? एक और एग्जाम्पल ले लो, मतलब यहाँ पर सॉरी कार्बन, फिर C2H5, यहाँ पे ले लो C3H7 और यहाँ ले लो CH3, इधर ले लो आयोडीन, तो ये भी आपका टर्शरी हैलो एल्केन होगा। ठीक है, जो हीरो कार्बन है इट इज बाउंडेड बाय कार्बन ऑन 3 ऑफ इट्स साइड्स। उस चीज़ से मतलब नहीं है कि कितने कार्बन है, कैसे कार्बन है ना, बस वो टर्शरी होगा। ठीक है, और उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp1 p2 p3, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? बिल्कुल सिंपल है। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमने हैलो एल्केन्स पढ़ लिया, उसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी टाइप्स पढ़ लिए। अब आता है हमारे पास एलाइलिक मोनोहैलोजन कंपाउंड। बहुत बड़ा नाम है, इसको पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है 1 मार्क के लिए ही इंपॉर्टेंट, बट आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर लिया, मोनोहैलोजन कंपाउंड का फर्स्ट टाइप हमारा हैलो एल्केन था, वो हम फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास एलाइलिक मोनोहैलोजन कंपाउंड। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। अब देखो एलाइलिक मोनोहैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन से एक और कार्बन सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड है, उससे हैलोजन अटैच्ड है। ठीक है, ये आपका एलाइलिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हीरो कार्बन है अगर वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि किसी दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक मोनोहैलोजन
कंपाउंड। अब जैसे मान लो बच्चों आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि भाई ये बताओ ये चीज़ क्या है, ठीक है, ये दे दिया और यहाँ पर आपका ऐसे लिख दिया। अब बताओ कि इसका क्या टाइप है, ये क्या है। तो आधे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या अजीब सी चीज़ है। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि आपको इन ये जो जॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं जिनको मैथ्स में, खैर, तो उसकी जगह आप यहाँ पर कार्बन्स लगा दो, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। क्या हो रहा है, द हीरो कार्बन ये रहा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलाइलिक मोनोहैलोजन कंपाउंड हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, तो इसको मैं क्या करती हूँ, वैलेंसी इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखो ये कंपाउंड है और मैं यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट कर देती हूँ। ये मैंने वैलेंसी कंप्लीट कर दी, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हीरो कार्बन को देखो, कौन सा हीरो कार्बन, ये sp1 p2 p3, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, उस समय कोई मतलब नहीं था। हीरो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, ठीक है। तो एलाइलिक मोनोहैलोजन कंपाउंड समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि हमारे पास है बेंजाइलिक मोनोहैलोजन कंपाउंड। अब बेंजाइलिक मोनोहैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं भाई, बेंजीन से कुछ ना कुछ रिलेट तो पक्का कर ही रहा होगा, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर बेंजाइलिक मोनोहैलोजन कंपाउंड। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन हो जाएगा और उस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। बेंजीन से डायरेक्टली हैलोजन को नहीं जोड़ना। अगर आप ये लिख करके आ रहे हो कि जी हमारी बेंजीन है, यहाँ पर हम लोग हैलोजन जोड़ रहे हैं, तो ये गलत है। बेंजाइलिक मोनोहैलोजन कंपाउंड में बेंजीन के ऊपर कार्बन आएगा, कार्बन से हैलोजन आपका जुड़ेगा, ठीक, समझ में आ गया। अभी नाम पे आपको नहीं जाना, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन फिल कर देती हूँ। तो जी हीरो को नापते हैं अब, sp1 p2 p3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया, sp3, ठीक। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनोहैलोजन कंपाउंड हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो हीरो है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए, ठीक। तो ये आपके दो टाइप के हो गए, एक होता है हमारे पास विनाइलिक हैलाइड और दूसरा होता है हमारे पास एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। अब एक एक करके पढ़ते हैं क्या है। विनाइलिक क्या है, बहुत सिंपल, जो आपका हीरो है, हीरो मतलब जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है, वो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, बस खत्म हो गया, ये आपका विनाइलिक है। जो हीरो कार्बन है वो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, दैट इज योर विनाइलिक। इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ पर ये कर दो पूरी। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp1 p2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, हो गई हमारी बात प्रूफ, ठीक है बच्चों। अब एराइलिक क्या होता है, एराइलिक का मतलब होता है ये जो आपका बेंजीन रिंग है, अब हैलोजन इससे डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं हैलोजन ऐड कर दूँ तो यहाँ पर हीरो कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस हीरो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, s, ठीक है, ये p1 और ये p2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, ठीक है। मैं एक बार इसको और ओपन करके बताती हूँ, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो एराइलिक मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई ये बेंजीन रिंग थी और इस बेंजीन रिंग से एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये X हो गया, तो ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन की, हीरो कार्बन ये है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, sp1 p2, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस इस कार्बन से जो तीन कनेक्टेड है इन्हीं को काउंट करना है, sp1 और p2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसको बंद कर देते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलाइलिक हेलोएल्केन एंड विनाइलिक हेलोएल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलाइलिक हेलोएल्केन एंड विनाइलिक हेलोएल्केन। तो सिंपल शब्दों में समझाना है, एलाइलिक कब होगा, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड पे कार्बन हो, उसके बाद हैलोजन लगा हो, तो आपका क्या कहलाता है, एलाइलिक कहलाता है। प्लीज़ इसकी वैलेंसी खुद ब खुद फिल करते रहना। और विनाइलिक क्या होता है कि जो आपका मेन कार्बन है वो ही डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है दूसरे कार्बन से, तो दैट इज योर विनाइलिक, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट हमारे पास, छोटा सा पॉइंट है, टाइप ऑफ डाई हैलोजन कंपाउंड। डाई हैलोजन कंपाउंड के भी टाइप पढ़ लेते हैं, अच्छा टॉपिक है पर आपने 11th में करा हुआ है, लिख देती हूँ मैं, डाई हैलोजन कंपाउंड। डाई हैलोजन कंपाउंड का मतलब अब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एक हैलोजन नहीं, दो हैलोजन होने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ डाई हैलोजन कंपाउंड, ये भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास जेमिनल और एक होता है हमारे पास विसिनल। आपको ये
याद होगा पक्का, ये आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर का टॉपिक है। तो भाई बहुत इजी है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पर CH3 लगा देते हो, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। अगर जो दोनों के दोनों हैलोजन लगे हुए हैं वो एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल। और अगर यहाँ पे लगा दूँ, अगर दोनों के दोनों जो आपके हैलोजन लग रखे हैं वो एडजेसेंट पड़ोसी कार्बन पे लगे हुए हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, विसिनल। जेमिनल का मतलब द बोथ द हैलोजन्स आर अटैच्ड टू द सिंगल कार्बन, दैट इज योर जेमिनल। विसिनल का मतलब बोथ द हैलोजन्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, पड़ोसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, दैट इज योर विसिनल। बट अगर यही वाली कंडीशन ऐसे हो जाए कि भाई ये चीज़ क्या होगी, ठीक है, इसको आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे, तो भाई ना ये जेमिनल है ना ये विसिनल है, कुछ नहीं है, अभी के लिए इसको रहने दो। ये नॉर्मल कैटेगरी हो गई, 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन एंड ऑल, ठीक है। तो जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन चिपके होंगे। विसिनल का मतलब जो दोनों हैलोजन्स होंगे वो एडजेसेंट कार्बन पे चिपके हुए होंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। अब देखो जब हम लोग नाम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का तो दो तरह के नाम होते हैं, एक होता है हमारे पास IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग और एक होता है हमारे पास ट्राइवियल सिस्टम या फिर कॉमन नेम जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे पहले। कॉमन नेम नहीं होते हैं इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा आता है, दैट इज़ योर IUPAC सिस्टम, ठीक है बच्चों। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ी बेसिक सी चीज़ बता दूँ। सबसे पहले X क्या होता है, आपका हैलोजन। वो आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। जो R होता है आपका वो होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का मतलब क्या होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन गायब कर दो तो क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन गायब कर दो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो R क्या है, आपका एल्काइल ग्रुप है। और अगर एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप होगा तो मिथाइल हो गया, 2 कार्बन वाला हो गया तो इथाइल हो गया, 3 कार्बन वाला हो गया तो प्रोपाइल हो गया, 4 कार्बन वाला हो गया तो ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। मिथाइल मतलब CH3, इथाइल मतलब C2H5, प्रोपाइल मतलब C3H7 और ब्यूटाइल का मतलब होता है C4H9, ठीक है बेटे, इजी है, गुड। अच्छा, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जो इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ है RX, तो अगर मैं इसका IUPAC नेम, हाँ IUPAC पर ही फोकस करना है, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूँ तो वो हो जाएगा हेलो एल्केन, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास हो CH3Br, तो हैलोजन कौन सा है, Br। तो अगर हैलोजन को हेलो लिखते हैं तो ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और एल्केन है, ठीक है, कितने कार्बन वाला ये मेरे पास कंपाउंड है, एक, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम की जिनको जानकारी है उसको हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, बट कॉमन नेम में अभी नहीं पढ़ा रही, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्या हो गए, IUPAC नेम हो गए, सिंपल है, कोई परेशानी इसमें किसी को, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग एक और रूल पढ़ते हैं। अब मैं कुछ प्रेफरेंस के ऑर्डर समझा रही हूँ, वो तुम्हें यूज़ करना है। ये सब जानने के बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर प्रॉपर्ली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर, ये मैं सारा रब कर रही हूँ। अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 और यहाँ मैं क्लोरीन लगा देती हूँ और ये CH3 हो गया, CH2 CH3। हमें इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट का मतलब ये मेन चेन है। इस मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, तो क्या लग जाएगा, पेंट। और सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन, और क्लोरीन भी लगा हुआ है तो क्लोरोपेंटेन हो गया। बट ये गलत है, इसमें हमें पोजीशन बताना ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्लोरीन सेकंड नंबर पे पढ़ रहा है, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्लोरीन 1 2 3 4th नंबर पे पढ़ रहा है। तो हमें प्रेफरेंस कहाँ से देनी है, जहाँ से क्लोरीन पास पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरोपेंटेन, ठीक है, सिंपल। एक और तरीका देखते हैं। मान लो यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन है, और नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं ऐसे लगाती हूँ, चलो यहाँ पर क्लोरीन ही लगा देते हैं, और यहाँ पर मेरे पास मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर अब 2 एलियन ग्रुप्स हो गए, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक तो क्लोरो ग्रुप है, ठीक है, और एक मिथाइल ग्रुप है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम इसमें कैसे प्रेफरेंस देंगे। इधर से क्लोरीन देखेंगे तो वो सेकंड नंबर पर है, इधर से मिथाइल देखेंगे तो वो सेकंड नंबर पर है। तो हमेशा याद रखना, व्हेनेवर यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन
अ हैलोजन एंड एन एल्काइल ग्रुप, तो आप दोनों में से हैलोजन को प्रेफरेंस दोगे भाई। जहाँ से हैलोजन पास पड़ रहा है आपको काउंटिंग वहीं से करनी है, तो काउंटिंग यहीं से होगी, भले ये पहली पे भी होता, पहली पे होता तब तो लॉन्गेस्ट चेन हो जाती, बट फिर भी ठीक है। तो ये हो जाता है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है 1 2 3 4 5, तो पेंट और उसके बाद एन लग जाएगा, अच्छी बात है। सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो हो जाएगा 2 क्लोरो, क्योंकि सी और एम में पहले सी आता है। नंबरिंग हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बट चलेंगे वैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो क्लोरो और ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। समझ में आ गई बात, कोई परेशानी इसमें? बाई चांस यहाँ पर अगर इथाइल होता, वैसे तो लॉन्गेस्ट चेन रूल लग जाता तो ये होता ही नहीं, बट बाई चांस अगर यहाँ पर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होता, एल्काइल ग्रुप होता जिसका फर्स्ट अल्फाबेट सी से पहले आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल लेते। ई नहीं आता सी के बाद ही आता है ई, बट आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है बच्चों, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है 1 2 3 4, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ बी आर लगा देते हैं, और बाकी के हाइड्रोजन हम लोग फिल कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये है मेरे पास। अब यहाँ पर ब्रोमीन फर्स्ट नंबर पर है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, और जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड कार्बन पर है। क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे इसमें नंबरिंग करेंगे? तो हमेशा याद रखना, जब भी हैलोजन और डबल बॉन्ड साथ में हो तो हमेशा प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए, डबल बॉन्ड को। वैसे हम लोग देते हैं हैलोजन को प्रेफरेंस। अगर हैलोजन और अल्काइल ग्रुप हो तो हैलोजन को ही प्रेफरेंस मिलेगी, बट अगर हैलोजन और डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड्स हो, तो उस केस में हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन। इस तरह से आपको नॉमेनक्लेचर सीखना है। तो ये बेसिक रूल्स है जिनकी जरूरत है इस चैप्टर में, इससे ऊपर जरूरत नहीं है। तो पहले हम लोग इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा बच्चों, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, हमें इसका नाम लिखना है। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को देख करके बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो क्या करो, ये जितने भी आपके वर्टेक्स है इधर कार्बन लग जाएगा, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। अब देखो, अब पहले इसको स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं। ये हो गया हमारा CH3, फिर क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है C, फिर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है C, यहाँ पर भी H लग रहा है, यहाँ पर भी H लग रहा है, वैलेंसी ओके। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद क्या आ रहा है CH, और नीचे क्या लगा हुआ है CH3, फिर क्या आ रहा है Br। क्लियर है? अब हमें इसका नाम लिखना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाएंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या है, पेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेंट, ये आ भी रहा होगा फोन में, हाँ ठीक है आ रहा है। ये हो गया हमारे पास पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है। ऑब्वियस सी बात है, हैलोजन और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी, तो काउंटिंग यहाँ से चालू हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इन, तो हो जाएगा पेंट 2 इन। अरे वाह, हमने 50% काम कर लिया। फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। 4 हाइफन, ब्रोमो में B कैपिटल, फिर पेंट में P स्मॉल, फिर उसके बाद हाइफन, फिर 2, फिर हाइफन, फिर इन। इस तरह से आपको इसका रिप्रेजेंटेशन रखना है। सिंपल था। चलो अब एक और करते हैं। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, अब हमें इसका नाम लिखना है, तो वही आपको काम करना है। जितने भी वर्टेक्स है यहाँ पर कार्बन लिख दो, और फिर इस पूरे को स्ट्रेट लाइन में कर दो। तो पहले क्या है मेरे पास CH3, फिर मेरे पास क्या आया, सिंगल बॉन्ड, फिर मेरे पास क्या आया CH, फिर मेरे पास क्या आया, डबल बॉन्ड, फिर मेरे पास क्या आया CH, फिर मेरे पास आया सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आया CH2, फिर क्या आ गया Br। अब मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इजी चीज़ तो तुमने कभी देखी नहीं होगी। अब देखो यहाँ से अगर मैं आपको देखूँ, आपको नहीं मतलब कंपाउंड को देखूँ, तो अगर मैं इधर से देख रही हूँ तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे लग रहा है, अगर मैं इधर से देख रही हूँ तभी भी डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे लग रहा है। तो मैं इसके 2 नॉमेनक्लेचर बता रही हूँ, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि विच वन इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ, क्योंकि इधर से भी सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, इधर से भी सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। एक तो उसका नॉमेनक्लेचर ये हुआ। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से भी नंबरिंग ले सकते हैं, क्योंकि इधर से भी सेकंड पोजीशन पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी ब्यूट 2 इन हो जाएगा,
और यहाँ पे ब्रोमो कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोब्यूटूइन और ऊपर वाला है 4 ब्रोमोब्यूटूइन। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में से सही कौन सा है। तो नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप रूल क्या कहता है कि नॉमेनक्लेचर वो वैलिड होगा जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास पढ़ रहा है। अगर मैं देखूँ इधर इन वाले को देखूँ तो पहले वाले में भी सेकंड पोजीशन है, दूसरे वाले में भी सेकंड पोजीशन है, इधर तो सेम है। अगर मैं इधर देखूँ तो पहला वाला बता रहा है कि ब्रोमीन 4th पोजीशन पर है, सेकंड वाला बता रहा है कि ब्रोमीन 1st पोजीशन पर है, तो पास कौन सा हुआ, ये वाला। तो ये वाला करेक्ट है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस करने, ये हमने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब मैं कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और कुछ आपको भी करने के लिए दूंगी, वो देखने हैं आपको। तो एक और टाइप आपको करा देते हैं, ये भी आ सकता है एग्जाम में, कि आपको पहले वाले केस में तो स्ट्रक्चर दिया था, आपको नाम लिखना है। अब आपको नाम दे रखा है और आपको स्ट्रक्चर बनाना है। देखो इसको कैसे करना है। तो मेरे पास है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो हमें यहाँ पे जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द बैकवर्ड साइड। तो पेंटेन है तो 5 कार्बन बना दो पहले। तो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन बिल्कुल लास्ट में फिलअप करना है। सेकेंड पोजिशन पे क्लोरो है, फर्स्ट सेकेंड पोजिशन पे क्लोरो, थर्ड पोजिशन पे मिथाइल है, ठीक है। ये आपका बन गया। उसके बाद हम लोग चेक भी करेंगे इसको, हाँ 1 2 3 4। अगर मैंने कहीं ज़्यादा हाइड्रोजन लगा दिए होंगे तो मुझे बता देना। चलो खैर, ये हो गया, चेक कर लो। पेंटेन है, हाँ जी है। सेकंड पोजीशन पे क्लोरो लगाए, हाँ जी लगाए। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, हाँ जी है। तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। एक और थोड़ा सा टफ बता रही हूँ मैं तुम्हें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है ये वाला, 4 टर्शरी ब्यूटाइल। टर्ट का मतलब होता है टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। अब बोलोगे अरे बाप रे, ये तो कैसा नाम है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ईजी है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, हेप्टेन। तो मतलब 7 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ से पास पढ़ रहा है मुझे, मैं यहाँ से कर रही हूँ। मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, मुझे दूर जाना पड़ेगा, तो मैं यहीं से कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन लास्ट में भरते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब आता है हेप्टेन, हमने कर लिया। थर्ड पोजीशन पर आइडो लगा दो, 1 2 3 लग गया। अब फोर्थ पोजीशन पर ना कुछ भारी भरकम सी चीज़ है, भारी भरकम सी चीज़ है टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। टर्शरी का क्या मतलब होता है कि जो हीरो कार्बन है वो तीनों साइड से कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज योर टर्शरी ग्रुप। और ब्यूटाइल का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होने चाहिए, 4। तो देखो 1 2 3 4, तो ये आपका टर्शरी ग्रुप हो गया। क्लास 11th में जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने सेकेंडरी ग्रुप पढ़ा था, सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप पढ़ा था, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप पढ़ा था। तो ये वही चीज़ है। टर्शरी का मतलब हो गया जो हीरो कार्बन है। अब यहाँ पर हीरो कार्बन वो होगा जो कि इस ब्रांच से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो टर्शरी कार्बन, वो हीरो कार्बन ये हो गया मेन कार्बन, और टर्शरी है तो ये भाई तीनों साइड से कार्बनों से कनेक्टेड होगा। और ब्यूटाइल बोला है तो टोटल कार्बन आपके 4 होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4, तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। और जिसको अभी भी नहीं आ रहा है वो इस ग्रुप का नाम याद रख लेना, क्योंकि बहुत बार यूज होता है। एक तो टर्शरी ब्यूटाइल और एक सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल की जहाँ जरूरत होगी वहीं समझाऊंगी, ठीक। तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और बच्चों, अब बाकी बची हुई जगह पर आप हाइड्रोजन फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया H H CH2 CH2 CH3, ठीक है। कितना आसान था। तो ये आपका बेसिक हमारा नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर बनाना कंप्लीट हो गया है। अब देखो बच्चों, एक टाइप हमारे पास ये है ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो करना है हमको। पहले बच्चे ये देख करके घबरा जाते कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, बॉन्ड तो दिख नहीं रहे, नाम कैसे लिखूँ इसका। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में रखी हुई है, यहाँ पर जैसे क्लोरीन ब्रैकेट में है, CH3 ब्रैकेट में, तो चांसेस ये बनते हैं कि वो चीज़ आपकी ब्रांच में हो। B फॉर ब्रैकेट, B फॉर ब्रांच, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब देखो हम इसका नाम लिखते हैं, बहुत ईजी है। पहले जो ब्रैकेट में नहीं है उनको भर दो। तो CH, कुछ बॉन्ड नहीं है, अभी सिंगल बॉन्ड लगाओ, CH, फिर कुछ बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड लगाओ, CH3। बाद में जरूरत पड़ेगी कि नहीं सिंगल नहीं है तो हम डबल कर देंगे। अब इस वाले CH के साथ, जो फर्स्ट CH के साथ तो 2 CH3 लगे हुए हैं, और ब्रैकेट में बोले तो ब्रांच में तो एक CH3 दूसरा CH3, दोनों ब्रांच में लगा दिए। अभी मत बोलना वहाँ से कोई कि मैम ये तो अभी लॉन्गेस्ट चेन आएगी, वी विल गो देयर। अब उसके बाद सेकेंड वाला जो CH है उसके साथ क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब हमें इसका नाम लिखना है। तो पहले हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाएंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ कहीं से भी मान लो, मैं यहाँ से मान लेती हूँ,
ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इतना बेसिक तो आपको आता ही है और आना ही चाहिए, तभी आप 12th में आए हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं, हैलोजन को देते हैं कि एल्काइल ग्रुप को देते हैं, हैलोजन को देते हैं। तो यहाँ से हैलोजन 1 2 3rd पोजीशन पे पड़ रहा है, यहाँ से हैलोजन 2nd पोजीशन पे पड़ रहा है, तो यहाँ से प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 4। तो टोटल कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, ब्यूटेन। 2nd पोजीशन पे क्लोरो है, 3rd पोजीशन पे मिथाइल है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कितना सिंपल था, मतलब तुम्हें बुक वालों ने CH3 का होल ट्वाइस डाल करके कंफ्यूज कर दिया था कि ये क्या है, ठीक है। अब मैं एक और तरीका इसका करा रही हूँ, एक और लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। अब तुम बोलोगे अरे ये तो हमको आता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ब्रांच हो गया। बिल्कुल सही, हमें ऐसे अप्लाई करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, बिना ब्रैकेट वाले लिखेंगे। तो ये हो गया CH3, फिर है CH2, फिर है CH, फिर से CH और लास्ट में Cl इधर लगा दो। अब जो 3rd वाला CH है उसके बाद क्या लगा है, CH3 लगा है, और जो 4th वाला CH है इसके बाद क्या लगा है, C2H5 लगा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब प्रीवियस जो बच्चे हैं उनके लिए है, जब भी C2H5 लिखा हो उसे खोल करके लिखो। C2H5 का क्या मतलब होता है, CH2 CH3। इस समय लॉन्गेस्ट चेन बनाने में फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है बच्चों। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका नाम लिखना है। देखो C2H5 ये C2H5। अब ऑब्वियस सी बात है, लॉन्गेस्ट चेन रूल लगा दो, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक। हैलोजन को प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ से हैलोजन पास पड़ रहा है, तो 1 2 4 5 6, ठीक है। तो 6 है तो हेक्सेन लग जाएगा, बहुत बढ़िया। 3rd पोजीशन पे क्लोरो है, 4th पोजीशन पे मिथाइल है, इससे आसान कुछ हो सकता है नहीं। 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। जीत गए तुम लोग, बिल्कुल सही करा तुमने, ठीक है। जिन बच्चों ने ये बिल्कुल सही अंदाजा लगाया ये हो सकता है, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड का मतलब हम इसमें ये जानेंगे कि कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो किस टाइप की है, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर अज्यूम कर लेते हैं, उससे इजीली समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं मेरे पास है CH3Br। वैसे जब भी आप हैलो एल्केन समझा रहे होते हो ना, तो सेफ साइड ये है कि ब्रोमो एल्केन लेकर के चलो, क्योंकि उसी पे नॉर्मली सारी रिएक्शंस फीजिबल होती हैं और वो नॉर्मली स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वायलेंट रिएक्शन भी नहीं करता और ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मतलब इट इज़ गुड, ठीक है। तो हम लोग इसलिए ब्रोमो एल्केन को ही समझाते हैं, उससे बहुत ईजी पड़ता है। तो मेरे पास है CH3Br। अब मैं इसके बॉन्ड को समझती हूँ, तो मैं पहले बॉन्ड ओपन कर लेती हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर CBr, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बच्चों हमें हाइड्रोजनों से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे जो मतलब है वो कार्बन से है और ब्रोमीन से। तो आपको पता है कार्बन और ब्रोमीन में, अगर आपने क्लास 11th का इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हो, तो कार्बन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ब्रोमीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ये कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं और ब्रोमीन के लास्ट शेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रैग करे। तो ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा ही, साथ साथ में कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इस वजह से इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्या वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पा रहा है, नहीं खींच पा रहा है, थोड़ा सा खींच पा रहा है, हल्का सा उसने अपनी तरफ उसको पुल कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो CX बॉन्ड होता है इट इज पोलर इन नेचर, और ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन जो इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के वो अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इधर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। ये यहीं पर खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब आपको कुछ चीजें इसमें याद रखनी है। तो अब ग्रुप 17 मतलब जो हैलोजन ग्रुप है उसमें से कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। यहाँ पर ग्रुप 17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम लोग कार्बन के साथ इन सारे हैलोजन को बॉन्ड बना करके देखते हैं। फ्लोरीन के पास 2 शेल्स होती हैं, क्लोरीन के पास 3 शेल्स होती हैं, ब्रोमीन के पास 4 शेल्स होती है और आयोडीन के पास 5 शेल्स होती हैं, ठीक। तो हम इसका बॉन्ड फॉर्मेशन करके दिखाते हैं। तो कार्बन है, कार्बन की बॉन्डिंग में फ्लोरीन के साथ करा रही हूँ। तो फ्लोरीन के पास कितनी शेल्स हैं, 2 शेल्स है। कार्बन के पास भी कितनी शेल्स है, 2 शेल्स है। तो ये इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हम लोग क्लोरीन के साथ करेंगे, 1 2 3, ये हो गया। फिर कार्बन का हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रोमीन के साथ करेंगे, 1 2 3 4। फिर कार्बन का ही बॉन्ड फॉर्मेशन मैं देख लेती हूँ, ये आ भी रहा है फ्रेम में या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो कार्बन का ही हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे अब आयोडीन के साथ,
1 2 3 4 5। तो बच्चों आप क्या नोटिस कर रहे हो? बोलोगे क्या खिचड़ पिचड़ बना दी, पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है छोटा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड फिर थोड़ा बड़ा, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड और ज़्यादा बड़ा, इसको मैं रब कर देती हूँ पूरे को, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड और ज़्यादा बड़ा, और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा। तो आप मुझे खुद सोच करके बताओ कि इन चारों के चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबल इन द सेंस ऐसा कौन सा होगा जिसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़े? ऑब्वियसली बात है कार्बन और फ्लोरीन। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बॉन्ड एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। अब अगर आधे बच्चों को बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब नहीं पता, तो बॉन्ड एंथैल्पी होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो देखो, क्योंकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे ज़्यादा बड़ा था, सबसे ज़्यादा लंबा बॉन्ड था इनके बीच में, तो ये जल्दी से टूट सकता है। तो जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड तोड़ने में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ईजिली कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? कार्बन और आयोडीन का। उससे कम इजीली कार्बन और ब्रोमीन का, उससे कम इजीली कार्बन और क्लोरीन का, और सबसे कम कार्बन और फ्लोरीन का। तो ये आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए, ये आपकी बेसिक चीज़ है, ये आगे काम आएगी जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन। तो हम प्रिपरेशन को पढ़ते हैं। अब ये मैं इधर थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, आप एक बार देख लो मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। चलो बच्चों, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। कि हैलो एल्केन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो बेसिकली हैलो एल्केन को हम लोग 3 चीज़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला है हमारे पास बाय हैलोजन एक्सचेंज, इसके 2 पार्ट्स आते हैं, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब या तो एल्केन से प्रिपेयर कर लो, या एल्कीन से प्रिपेयर कर लो, या एल्काइन से प्रिपेयर कर लो, लेकिन हमारे कोर्स में क्या है? फ्रॉम एल्कीन एंड फ्रॉम एल्केन, तो यही दोनों पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है बाय हैलोजन एसिड, फिर फ्रॉम मेटल हेलाइड, फिर फ्रॉम PX3, PX3 का मतलब PCl3। नेक्स्ट है फ्रॉम PX5, PX5 का मतलब PCl5। नेक्स्ट फ्रॉम रेड फॉस्फोरस, और लास्ट आता है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, और थायोनिल क्लोराइड से अगर आप हैलो एल्केन बना रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऐसा क्यों। तो हमको ये सारे के सारे टाइप्स पढ़ने हैं, नेम रिएक्शन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों एक और चीज़, जो बच्चे साइड बुक रिफ़र कर रहे हैं या फिर और भी चीज़ें एक्स्ट्रा सोर्सेज रिफ़र कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए देयर आर n नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हजारों मेथड होते हैं, लेकिन हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। NCERT में जितने मेथड्स हैं हमें उतने पढ़ने हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट अप टू योर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस, ठीक। तो मैं ईजी से टफ की तरफ जा रही हूँ, मैंने उसी कैटेगरी में इन्हें सॉर्ट आउट करा हुआ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाय हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। आज हम लोग करेंगे फ्रॉम बाय हैलोजन एक्सचेंज और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का फ्रॉम एल्कीन्स पार्ट तक, बाकी हम लोग धीरे धीरे आगे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रब कर लेती हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। मेथड आता है हमारे पास बाय हैलोजन एक्सचेंज के अंडर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। और अभी हैलोजन एक्सचेंज शब्द का मतलब भी तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन में देखो, आयोडो एल्केन को प्रिपेयर करने का ये एकमात्र मेथड होता है जो सबसे ज़्यादा प्रिफर करा जाता है। अब देखो उसमें क्या करते हैं, एक हैलो एल्केन ले लेते हैं, हैलो एल्केन ले लो कोई भी, CH3X, इसको हीट कर दो सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ हैलोजन हो जाएगा। जैसे क्लास 10th में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी ना, एक्सचेंज ऑफर हो गया था उनके बीच में, उसी तरह से यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब जो सोडियम वाला हैलोजन है वो मिथाइल के पास आ जाएगा, और जो मिथाइल वाला हैलोजन है वो सोडियम के पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3I + NaX। इस मेथड को हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। और भाई फिंकलस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने इस मेथड को समझाया था, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। दोबारा देख लो, जब भी हम किसी हैलो एल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो हमको क्या मिल जाता है? आयोडो एल्केन मिल जाता है, और सोडियम हेलाइड आपका अलग हो जाता है। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मेरे पास है CH3, कौन सा लेंगे सबका प्यारा? Br + NaI। तो क्या हो जाएगा? ये I आ जाएगा आपका इधर, और Br आ जाएगा आपका इधर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। फिर क्या बनेगा आपका? CH3I + NaBr। तो ये आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई खत्म। अब अगर आपको इतना ही समझना है, NCERT के अकॉर्डिंग ये खत्म हो गया है और इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1-2 एग्जांपल्स और कर लेना। बट अब आपको एक चीज़ थोड़ा सा जान लो, देखो जो इजी चीज़ है एक्स्ट्रा वो हम पढ़ लेते हैं, उसमें क्या नुकसान है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ड्राई एसीटोन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, भाई ऐसा क्या है इसमें कि ड्राई एसीटोन ही हमने यूज़ करा।
तो भाई अब ध्यान से समझते रहना मैं क्या बोल रही हूँ, और उसको कहीं पर नोट डाउन करते रहना, क्योंकि नोट्स में नहीं लिखा है मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है, बट समझ लो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ड्राई एसीटोन। यहाँ पे लिख देते हैं रोल ऑफ ड्राई एसीटोन। भाई ड्राई एसीटोन का मतलब ये नहीं है कि सूखा हुआ एसीटोन है, ड्राई एसीटोन का मतलब हुआ उसमें वाटर के ट्रेसेस नहीं है, प्योर एसीटोन है वो, ठीक है बच्चों। अच्छा अब एक एक करके समझो, मैं अब तुम्हें कुछ चीज़ें बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना, आराम आराम से समझना। जो एसीटोन होता है, एसीटोन में, हिंदी में लिख रही हूँ मैं, एसीटोन में NaI इज सोल्यूबल, ठीक, और CH3X is also soluble, but एसीटोन में NaCl and NaBr is insoluble, ठीक है। एसीटोन में सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल होता है, और आपका हेलो एल्केन भी सॉल्युबल होता है, कोई भी हो, हाँ यहाँ पे तो मैंने मिथाइल ले लिया। और एसीटोन में NaCl और NaBr सॉल्युबल नहीं होते। अब ये वाली चीज़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसको समझते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, मैं पूरी प्रोसेस समझा रही हूँ कि हुआ कैसे, तो ध्यान से समझना। तो हुआ क्या, मेरे पास, बस ऐसे ही समझ लो, समझने के लिए है ये, एक्चुअली में क्या पता ना हुई हो ऐसी प्रोसेस। तो मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने डाल दिया ड्राई एसीटोन, इस बीकर में ड्राई एसीटोन डाल दिया है ये हमने, और फिर हमने इसी बीकर के अंदर NaI डाल दिया और CH3Br लिख देती हूँ, CH3Br डाल दिया। तो जब मैं ड्राई एसीटोन के अंदर NaI डाल दूंगी और CH3Br डाल दूंगी, तो आपको क्लास 11th में 4th चैप्टर में मैंने एक चीज़ समझाई थी, डाई इलेक्ट्रिक ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई, क्योंकि पानी सबके आयंस में ब्रेक करने की कोशिश कर देता है। उसी तरह से जो ड्राई एसीटोन होता है उसके अंदर भी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से जो ड्राई एसीटोन होगा वो क्या करेगा, वो NaI को, देखो अगर मैं अभी इस रिएक्शन को देखूँ तो क्या बन जाएगी, ये बनेगी CH3Br प्लस NaI, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब होगा क्या कि जो ड्राई एसीटोन है ये NaI को तोड़ देगा, कैसे, Na प्लस और I नेगेटिव में, और CH3Br को भी कैसे ब्रेक कर देगा, CH3 प्लस और Br नेगेटिव में। अब मैं इसी रिएक्शन को आयंस की फॉर्म में लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऊपर रब कर देती हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, CH3 प्लस Br नेगेटिव प्लस Na प्लस I नेगेटिव, बन गई ये वाली रिएक्शन, ठीक है, आसान था। अब आपको पता है कि ड्राई एसीटोन नाम के सॉल्वेंट में ये सारे के सारे आयंस पड़े हुए हैं, ठीक, तो होगा क्या, ये जो I है ये इधर चला जाएगा और Na इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3I प्लस NaBr। अब जो NaBr होता है ना वो एसीटोन में डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो वो प्रेसिपिटेट की जगह ऊपर आ जाएगा, प्रेसिपिटेट की तरह ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है प्रेसिपिटेट हमेशा नीचे ही जमे, प्रेसिपिटेट साइड्स में भी जम सकता है और ऊपर भी जम सकता है, बिल्कुल ऐसा जैसे मानो घर पे कर लेना तुम लोग, वैसे भी आजकल खाली बैठे हो, क्या करना, एक ग्लास लेना, उस पर पानी डालना, उसके ऊपर टैल्कम पाउडर डाल देना, तो जैसे वो ऊपर जम जाता है सेम वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। जिनको डीप स्टडी करनी है उनके लिए इतना काफ़ी है, वरना जिनको NCERT पे फोकस करना है तो वो बस फिंगरस्टीन के आगे मत पढ़ना, ठीक है बच्चों, ईजी था ये, गुड। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन थोड़ा मुश्किल होता है फ्लोरोएल्केन को प्रिपेयर करना, इसलिए स्पेशल कंडीशन दी जाती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्लोरो या फिर ब्रोमोएल्केन ले लेते हैं। तो चलो मैं अपना प्यारा ब्रोमोएल्केन ले लेती हूँ, मुझे यही पसंद है। इसकी रिएक्शन किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ करवा दो, मेटल फ्लोराइड के साथ जैसे सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा दो, तो वही हो जाएगा हैलोजन एक्सचेंज। ये जो फ्लोरीन है ये ब्रोमीन की जगह आ जाएगा, ब्रोमीन फ्लोरीन की जगह पर आ जाएगा। देखो कितना आसान था ये। तो ये आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। भाई इसे स्वार्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि भाई मैंने बताया वाली प्रोसेस, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन, कहीं कहीं पर यहाँ पर Z भी लगा है, कहीं यहाँ पर S लगा है, वही हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में S और Z आता है, वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पे तो S ही लगेगा, तो ये हो गई आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। अच्छा नोट्स में ना जो नए बच्चे हैं मैंने ये लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो ना, दिस इज प्रेजेंस। मैं भी वही चेक कर रही थी, मैंने प्रेजेंस इस तरह से लिखा है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। ये वाली रिएक्शन हो गई, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन फिलिप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी हुई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई, तो ये तुम्हारे नेम रिएक्शंस में भी आ सकती है। तो ये दोनों रिएक्शन 3 नंबर की बैठेंगी, ठीक बच्चों। अच्छा अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, ये ही क्यों रिएक्शन हो रही है,
बाकी जिनको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है वो सिर्फ इतना ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, अगर समझ आ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं आएगा तो स्किप मार देना, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझो। अब ऐसे समझाती हूँ मैं। जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब यह है कि फ्लोरीन कोशिश करता है कि कहीं से उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो उसके साथ बॉन्डिंग कर ले। दैट इज द नेचर ऑफ फ्लोरीन, ठीक। अब तुम बोलोगे कि मैम आपने ये बताया कि फ्लोरीन यहाँ से Ag से अलग होकर के CH3 के पास जा रहा है, तो भाई क्यों जा रहा है? मेटल की टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, मेटल तो बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उस फ्लोरीन को तो खुशी खुशी सिल्वर के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेना चाहिए था ना, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बस समझते हैं कि ये वाली रिएक्शन इस तरह से क्यों हो रही है। जो फ्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब देखो उधर कार्बन के पास होती हैं 2 शेल्स, सिल्वर के पास होती है 5 शेल्स, 5th पीरियड में लाई करता है वो 3 4 5। अब सिल्वर के साथ एक बार फ्लोरीन को इमेजिन करो और एक बार कार्बन के साथ फ्लोरीन को इमेजिन करो, फ्लोरीन कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा? सिल्वर भी फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो भाई फ्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी छीन सकता है, लेकिन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगा? बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है बॉन्ड की, तो उसके टूटने के चांसेस हैं। तो हर कोई चाहता है कि उसको सिक्योरिटी मिले, वो सिक्योर जगह पे जाए, इस वजह से जो फ्लोरीन होता है वो ब्रोमीन की जगह पर आ जाता है, ठीक है। इनके बीच में भी डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाती है और फिर हमको हैलाइड एक्सचेंज के थ्रू ये मिल जाता है फ्लोरोएल्केन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो भाई इसके 2 तरीके हैं, पहला है फ्रॉम एल्कीन और दूसरा है फ्रॉम एल्केन। पर हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पहला फ्रॉम एल्कीन। अब फ्रॉम एल्कीन पढ़ने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के एल्कीन होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होते हैं एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन वो होते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, वो होते हैं सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, ये सिमेट्रिकल हो गया। इधर डबल बॉन्ड है, इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन, ये एसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन से हेलो एल्केन बनाएंगे, फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हेलो एल्केन बनाएंगे। तो पहला फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, तो मान लेते हैं मेरे पास है हमारा प्यारा इथीन। जब मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराऊंगी, जैसे HBr, तो क्या है, क्या बोलता है ये वाला मेथड कि व्हेन अ सिमेट्रिकल एल्कीन इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन हैलाइड, इट कैन बी HCl, इट कैन बी HBr। HF नहीं लेंगे, HI नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उनके बारे में पढ़ चुके हैं, हमने फ्लोरो और आइडो बना दिया, तो उसमें ज़रूरत नहीं है। और HF और HI और HF ये बहुत ज़्यादा, HF तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन करता है, और जो HI होता है इट इज़ हाईली अनस्टेबल, वो बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर HBr को यूज़ कर लेंगे। अच्छा बच्चों, जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन था तो उस केस में एक H तो जाएगा, एक इन दोनों में से CH2 के पास, और एक Br इन दोनों में से किसी एक कार्बन के पास जाएगा। तो होगा क्या? ऐसे भी हो सकता है पॉसिबल कि Br इधर फर्स्ट वाले कार्बन पे चला जाए, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है। तो ये बन सकता है आपका Br CH2 CH3। और ये भी हो सकता है कि जो Br है सेकंड कार्बन पे चला जाए, H फर्स्ट कार्बन पे चला जाए, तब क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br। लेकिन अगर मैं दोनों केसेस में देखूं तो भाई नाम तो सेम ही पड़ेगा। फर्स्ट वाले केस में भी 1 ब्रोमो इथेन और दूसरे वाले केस में भी 1 ब्रोमो इथेन, तो इसीलिए सिमेट्रिकल एल्कीन में कैसा भी एडिशन हो सकता है, इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, उसमें हमको HBr ऐड करना हो, तो उसके लिए हमारे पास मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है। अब मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अब हमारे पास अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस आ गया। इसमें अगर हमें HBr ऐड करना है तो यहाँ पर एक रूल लगता है जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल ये बोलता है कि व्हेनेवर कोई भी अटैकिंग स्पीशीज किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में लग रहा है,
अटैकिंग स्पीशीज कैन बी HCl, HBr और HOH, दैट इज वाटर। तो उस केस में द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग स्पीशीज विल गो टू दैट कार्बन, विल गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल शब्दों में जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो नेगेटिव पार्ट क्या है, Br है, वो उस वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। तो सबसे कम हाइड्रोजन इसके पास हो गए, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH, यहाँ पर Br आ जाएगा क्योंकि इसके सबसे कम हाइड्रोजन थे। ये हो गया आपका कंप्लीट। ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर MR रूल फॉलो हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल, MR नहीं M रूल फॉलो हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल। बट अगर यही वाली सिचुएशन हो कि मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, मैं बिल्कुल उसमें HBr ऐड कर रही हूँ बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा। जो नेगेटिव पार्ट है मतलब जो Br है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो तुम लोग उन लोगों की तरह इस साइड मत लगा देना कार्बन, इस साइड मत लगा देना Br, इन दोनों कार्बन्स को देखना है जहाँ पे डबल बॉन्ड है। इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले के पास, तो Br इधर आएगा बेटा। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। इस वाले इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, और ये जो रूल बना है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये वैसे भी आपने 11th में डिटेल में पढ़ा है विद द प्रॉपर मैकेनिज्म, तो ये तो आपको आता ही होगा। बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। इसमें हम लोग हैलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास फिजिकल स्टेट एंड कलर। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, और सेकंड आता है कलर। तो आपको बता दूं मैं कि जितने भी आपके हैलो एल्केन्स होते हैं दे आर यूजुअली कलरलेस इन नेचर। ठीक है, ये ज़्यादातर कलरलेस होते हैं। हाउएवर जब आयोडाइड्स को लाइट में एक्सपोज करा जाता है तब उनमें कलर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हैलो एल्केन्स होते हैं दे आर यूजुअली कलरलेस, लेकिन जो आयोडाइड्स होते हैं स्पेसिफिकली, वैसे ब्रोमाइड भी करते हैं बट ज़्यादातर आयोडाइड्स में देखने को मिलता है। जब इनको हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो वो आपने क्लास 11th में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे और फिर वो अपना स्पेक्ट्रम बना देंगे, जिसकी वजह से मतलब एक्साइटेशन की वजह से क्या हो जाता है, उनमें कलर आने लग जाता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल स्टेट। देखो जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके जनरली गैसेस। लोअर मेंबर्स का क्या मतलब हो गया, एक कार्बन से लेकर के 3-4 कार्बन तक, वो जनरली गैसेस होते हैं। और ज़्यादा अगर मैं कार्बन्स को इंक्रीज करूँगी तो लिक्विड कैरेक्टर आने लग जाएगा, और अगर कार्बन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे जैसे 12 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन, तो वो सॉलिड स्टेट में आने लग जाएगा। ठीक है, क्यों, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते रहेंगे क्या होगा, जो आपका मॉलिक्यूल है वो भारी होता रहेगा ना। देखो इसको ऐसे समझो, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मेरे पास है मेरे पास है क्लोरोइथेन। ये मेरे पास दूसरा भी क्लोरोइथेन है। इन दोनों का मास कम है, इसलिए इन दोनों के बीच के जो वॉन्डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होंगे और ये गैसियस फॉर्म में होगा। लेकिन वहीं पर अगर मेरे पास कोई बहुत सारे कार्बन वाला हैलो एल्केन है, बहुत ज़्यादा कार्बन है उसमें, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि इन दोनों का मास हो जाएगा ज़्यादा। जब इन दोनों का मास ज़्यादा होगा तो उनके बीच में वॉन्डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और इसीलिए इनकी स्टेट सॉलिड हो जाएगी, इनकी पैकिंग क्लोज हो जाएगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ जाते हैं सॉलिडनेस फिजिकल स्टेट में बढ़ जाती है, और जो आपका हैलो एल्केन है वो ज़्यादा सॉलिडिफाई होने लग जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी बता देती हूँ मैं तुम्हें, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो ऐसे ध्यान रखो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। इसी का बेसिक एग्जाम्पल ले लो, सब में कैरी आउट हो जाएगा ये वाला एग्जाम्पल। तो बच्चों एक चीज़ याद रखो, मैंने आपको बताया था, पहले भी आपने वाली चीज़ पढ़ रखी है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ पानी में, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में अगर सॉल्युबल है तो क्यों सॉल्युबल है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर पानी के साथ किसी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो सॉल्युबल होगा, नहीं होती है तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो मान लेते हैं मेरे पास H2O है, ठीक है, अब हमें पता है HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इट इज़ सॉल्युबल।
लेकिन HCl की तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती यहाँ पर, तो इट इज़ इनसॉल्युबल या फिर स्लाइटली सॉल्युबल। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं होती तो इट इज़ इनसॉल्युबल या फिर स्लाइटली सॉल्युबल। और सेम वैसे ही किसके साथ भी हो जाएगा, आयोडीन के साथ। तो कुल मिलाकर के जो आपके हैलो एल्केन्स होते हैं वो भले ही उनमें पोलर कैरेक्टर है कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में सक्सेसफुल नहीं होते, इसलिए यूजुअली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, या तो इनसॉल्युबल होंगे या तो पार्शियली सॉल्युबल होंगे, एक्सेप्ट फ्लोरो एल्केन। जो फ्लोरो एल्केन होता है वो वाटर के साथ बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इसीलिए इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बेसिक है, समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारे पास डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो अगर मेरे पास CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है और CH3I है, तो आप बताओ इन सब में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, CH3I की। क्यों? क्योंकि आयोडीन का मास इन सब के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मास सबसे कम है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, लो। इसका मास ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी। तो अगर मैं ऑर्डर देखूँ तो क्या है, RF। सबसे कम जो डेंसिटी होगी वो फ्लोरो एल्केन्स की होगी, उससे ज़्यादा होगी क्लोरो एल्केन्स की, उससे ज़्यादा होगी ब्रोमो एल्केन की और सबसे ज़्यादा होगी आयोडो एल्केन की। एक आपको ये वाला ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझना है। मेल्टिंग पॉइंट चाहे बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी एक पैरामीटर पढ़ लो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट कर लो चाहे बॉइलिंग पॉइंट कर लो, सब में वही चीज़ अप्लाई होगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। मेरे पास है CH3Cl, फिर मेरे पास है यहाँ पर CH3Cl। ये एक क्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल है, दूसरा क्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल है। इधर पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइपोल बन गए, इनके बीच में भी अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेशन पर आ जाओ। बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग, बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग दोनों अलग चीज़ें होती है, पर दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी चीज़ को बॉयल करना या फिर किसी चीज़ को मेल्ट करना। क्यों कर रहे हैं, ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकें। ठीक है, तो एक तो मेरे पास ये है, इन दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर वहीं पर मैं क्या ले लूँ, इथेन ले लेती हूँ, चलो, या फिर चलो मीथेन ही ले लेती हूँ क्योंकि मिथाइल से बना हुआ है ये, मैं मीथेन ले लेती हूँ ना। इधर कोई पोल जनरेट हो रहे ना इधर कोई पोल जनरेट हो रहे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, वीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हैलो एल्केन होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इस वजह से यहाँ पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, टू ब्रेक दिस पोलर बॉन्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए जो हैलो एल्केन्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, जैसे मीथेन से क्या बना, क्लोरोमीथेन बना, तो पेरेंट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। लेकिन जो आपका ये होता है ये हैलो एल्केन होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ दीज ग्रुप्स। इस वजह से यहाँ पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ। अब एक और चीज़ देखो, मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CH2Cl। एक और ले लो, CH3, CH2, CH2, CH2Cl। ये कर लिया, मैं देख लूँ फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, आ रहा है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3, चलो वो बाद में समझाऊंगी। अब देखो उधर, ये मेरे पास एक अच्छा खासा हैलो एल्केन है, दो हैलो एल्केन के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अच्छा खासा इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसको उठा करके इधर शिफ्ट कर दिया, या फिर हाँ इसको उठा करके इधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो गई। डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी, तो इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स ही तो हो गए। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर हम आइसोमर्स को देखें तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ती रहती हैं उतना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता रहता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती रहेंगी स्ट्रक्चर उतना कॉम्पैक्ट होता रहेगा, जिसके कारण से मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। एक ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद देखते हैं क्या है। वैसे ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको करना ही करना है, चाहे कुछ मत करो उसमें, बट आपको ये वाली चीज़ करनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्फ्लेमेबल नेचर। इन्फ्लेमेबल नेचर का मतलब क्या होता है कि आग कौन अच्छे से पकड़ लेते हैं। तो भाई देखो, जो मीथेन होता है भाई, इससे तो लोग खाना बनाते हैं, बायोगैस पावर प्लांट बनता है इससे, लेकिन जो क्लोरोमीथेन होता है ये कम इन्फ्लेमेबल होता है, जल्दी से आग नहीं पकड़ता। ये ऑब्जर्वेशनल चीज़ है, ठीक है। इन्फ्लेमेबल नेचर, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशनल चीज़ होती है। ऑब्जर्वेशन करा, हमने देखा, हमें वाला रिजल्ट मिला, ठीक है। फ्लेमेबल का कोई रिएक्शन के साथ अभी आप ऐसा कुछ रिलेट मत करना। उसी तरह से और ज़्यादा तुम लोग ऐड करते रहो क्लोरीन, और यहाँ पर आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज़ यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होते हैं दे आर फ्लेमेबल इन नेचर, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, बट जैसे जैसे तुम उनमें हैलोजन ऐड करते रहते हो उनका आग पकड़ने का नेचर कम 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 होता रहता है, और कुछ के साथ तो ऐसा हो जाता है कि वो आग उल्टा बुझाने का काम कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। भाई बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज़्यादा आसान है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, क्लोरीन का साइज़ उससे बड़ा है, ब्रोमीन का साइज़ और बड़ा है, आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ इस तरह से इंक्रीज़ होती जा रही है। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होती रहेगी, डिक्रीज़ होती रहेगी। भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग से जकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड बहुत लंबा है तो बॉन्ड वीक हो गया, जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो फ्लोरो का सबसे छोटा बॉन्ड है, क्लोरो, फिर ब्रोमो, और लास्ट में बेटा आता है हमारे पास आयोडो, ठीक है। सिंपल है, ईजी है। चलो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड का मतलब हम इसमें ये जानेंगे कि कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो किस टाइप की है, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर अज्यूम कर लेते हैं, उससे इजीली समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं मेरे पास है CH3Br। वैसे जब भी आप हेलो एल्केन समझा रहे होते हो ना, तो सेफ साइड ये है कि ब्रोमो एल्केन लेकर के चलो, क्योंकि उसी पे नॉर्मली सारी रिएक्शंस फीजिबल होती हैं और वो नॉर्मली स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वायलेंट रिएक्शन भी नहीं करता, और ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मतलब इट इज़ गुड, ठीक है। तो हम लोग इसलिए ब्रोमो एल्केन को ही समझाते हैं, उससे बहुत ईजी पड़ता है। तो मेरे पास है CH3Br। अब मैं इसके बॉन्ड को समझती हूँ, तो मैं पहले बॉन्ड ओपन कर लेती हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर CBr, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बच्चों हमें हाइड्रोजनों से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे जो मतलब है वो कार्बन से है और ब्रोमीन से। तो आपको पता है कार्बन और ब्रोमीन में, अगर आपने क्लास 11th का इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हो, तो कार्बन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ब्रोमीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ये कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं और ब्रोमीन के लास्ट में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्योंकि ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रैग करे। तो ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा ही, साथ साथ में कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इस वजह से इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्या वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पा रहा है, नहीं खींच पा रहा है, थोड़ा सा खींच पा रहा है, हल्का सा उसने अपनी तरफ उसको पुल कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो CX बॉन्ड होता है इट इज पोलर इन नेचर, और ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन जो इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के वो अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इधर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। ये यहीं पर खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है। तो अब ग्रुप 17 मतलब जो हैलोजन ग्रुप है उसमें से कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। यहाँ पर ग्रुप 17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम लोग कार्बन के साथ इन सारे हैलोजन को बॉन्ड बना करके देखते हैं। फ्लोरीन के पास 2 शेल्स होती हैं, क्लोरीन के पास 3 शेल्स होती हैं, ब्रोमीन के पास 4 शेल्स होती हैं और आयोडीन के पास 5 शेल्स होती हैं, ठीक। तो हम इसका बॉन्ड फॉर्मेशन करके दिखाते हैं। तो कार्बन है, कार्बन की बॉन्डिंग में फ्लोरीन के साथ करा रही हूँ। तो फ्लोरीन के पास कितनी शेल्स हैं, 2 शेल्स है। कार्बन के पास भी कितनी शेल्स है, 2 शेल्स है। तो ये इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हम लोग क्लोरीन के साथ करेंगे, 1 2 3, ये हो गया। फिर कार्बन का हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रोमीन के साथ करेंगे, 1 2 3 4। फिर कार्बन का ही बॉन्ड फॉर्मेशन मैं देख लेती हूँ ये आ भी रहा है फ्रेम में या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो कार्बन का ही हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे अब आयोडीन के साथ, 1 2 3 4 5। तो बच्चों आप क्या नोटिस कर रहे हो, बोलोगे क्या खिचड़ पिचड़ बना दी, पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है छोटा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड फिर थोड़ा बड़ा, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड और ज़्यादा बड़ा, इसको मैं रब कर देती हूँ पूरे को, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड और ज़्यादा बड़ा, और कार्बन
आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा। तो आप मुझे खुद सोच करके बताओ कि इन चारों के चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। स्टेबल इन द सेंस ऐसा कौन सा होगा जिसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़े। ऑब्वियस ही बात है कार्बन और फ्लोरीन। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बॉन्ड एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। अब अगर आधे बच्चों को बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब नहीं पता, तो बॉन्ड एंथैल्पी होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो देखो, क्योंकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे ज़्यादा बड़ा था, सबसे ज़्यादा लंबा बॉन्ड था इनके बीच में, तो ये जल्दी से टूट सकता है। तो जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड तोड़ने में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ईजिली कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? कार्बन और आयोडीन का। उससे कम इजीली कार्बन और ब्रोमीन का, उससे कम इजीली कार्बन और क्लोरीन का, और सबसे कम कार्बन और फ्लोरीन का। तो ये आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए। ये आपकी बेसिक चीज़ है, ये आगे काम आएगी जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन। तो हम प्रिपरेशन को पढ़ते हैं। दो पार्ट्स आते हैं, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब या तो एल्केन से प्रिपेयर कर लो, या एल्कीन से प्रिपेयर कर लो, या एल्काइन से प्रिपेयर कर लो, लेकिन हमारे कोर्स में क्या है? फ्रॉम एल्कीन एंड फ्रॉम एल्केन, तो यही दोनों पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है बाय हैलोजन एसिड, फिर फ्रॉम मेटल हेलाइड, फिर फ्रॉम PX3। PX3 का मतलब PCl3। नेक्स्ट है फ्रॉम PX5। PX5 का मतलब PCl5। नेक्स्ट फ्रॉम रेड फॉस्फोरस, और लास्ट आता है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। और थायोनिल क्लोराइड से अगर आप हैलो एल्केन बना रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों। तो हमको ये सारे के सारे टाइप्स पढ़ने हैं। नेम रिएक्शन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों एक और चीज़, जो बच्चे साइड बुक रिफर कर रहे हैं या फिर और भी चीज़ें एक्स्ट्रा सोर्सेज रिफर कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए देयर आर n नंबर ऑफ वेज। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हजारों मेथड होते हैं, लेकिन हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। NCERT में जितने मेथड्स हैं हमें उतने पढ़ने हैं। दैट इज मोर देन सफिशिएंट अप टू योर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस। ठीक, तो मैं ईजी से टफ की तरफ जा रही हूँ। मैंने उसी कैटेगरी में सॉर्ट आउट करा हुआ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाय हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, आज हम लोग करेंगे फ्रॉम बाय हैलोजन एक्सचेंज और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का फ्रॉम एल्कीन्स पार्ट तक। बाकी हम लोग धीरे धीरे आगे करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेती हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। मेथड आता है हमारे पास बाय हैलोजन एक्सचेंज के अंडर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। और अभी हैलोजन एक्सचेंज शब्द का मतलब भी तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन में देखो, आयोडो एल्केन को प्रिपेयर करने का ये एकमात्र मेथड होता है जो सबसे ज़्यादा प्रिफर करा जाता है। अब देखो उसमें क्या करते हैं, एक हैलो एल्केन ले लेते हैं। हैलो एल्केन ले लो कोई भी, CH3X। इसको हीट कर दो सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ हैलोजन हो जाएगा। जैसे क्लास 10th में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी ना, एक्सचेंज ऑफर हो गया था उनके बीच में, उसी तरह से यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब जो सोडियम वाला हैलोजन है वो मिथाइल के पास आ जाएगा, और जो मिथाइल वाला हैलोजन है वो सोडियम के पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3I + NaX। इस मेथड को हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। और भाई फिंकलस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने इस मेथड को समझाया था, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लो। जब भी हम किसी हैलो एल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो हमको क्या मिल जाता है? आयोडो एल्केन मिल जाता है और सोडियम हैलाइड आपका अलग हो जाता है। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मेरे पास है CH3, कौन सा लेंगे सबका प्यारा? Br + NaI। तो क्या हो जाएगा? ये I आ जाएगा आपका इधर और Br आ जाएगा आपका इधर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। फिर क्या बनेगा आपका? CH3I + NaBr। तो ये आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई खत्म। अब अगर आपको इतना ही समझना है, NCERT के अकॉर्डिंग ये खत्म हो गया है और इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दो एग्जांपल्स और कर लेना, बट अब आपको एक चीज़ थोड़ा सा जान लो। देखो जो इजी चीज़ है एक्स्ट्रा वो हम पढ़ लेते हैं, उसमें क्या नुकसान है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ड्राई एसीटोन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, ऐसा क्या है इसमें कि ड्राई एसीटोन ही हमने यूज़ करा। तो भाई अब ध्यान से समझते रहना मैं क्या बोल रही हूँ, और उसको कहीं पर नोट डाउन करते रहना, क्योंकि नोट्स में नहीं लिखा है मैंने सिर्फ NCERT के अकॉर्डिंग लिखा है, बट समझ लो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ड्राई एसीटोन। यहाँ पे लिख देते हैं रोल ऑफ ड्राई एसीटोन। भाई ड्राई एसीटोन का मतलब ये नहीं है कि सूखा हुआ एसीटोन है। ड्राई एसीटोन का मतलब वो उसमें वाटर के ट्रेसेस नहीं है, प्योर एसीटोन है वो। ठीक है बच्चों, अच्छा अब एक एक करके समझो। मैं अब तुम्हें कुछ चीज़ें बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना, आराम आराम से समझना। जो एसीटोन होता है, एसीटोन में, हिंदी में लिख रही हूँ मैं, एसीटोन में NaI इज सोल्यूबल। ठीक, और
CH3X is also soluble, but एसीटोन में NaCl and NaBr is insoluble. ठीक है, एसीटोन में सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल होता है और आपका हेलो एल्केन भी सॉल्युबल होता है, कोई भी हो, हाँ यहाँ पे तो मैंने मिथाइल ले लिया। और एसीटोन में NaCl और NaBr सॉल्युबल नहीं होते। अब ये वाली चीज़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसको समझते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, मैं पूरी प्रोसेस समझा रही हूँ कि हुआ कैसे, तो ध्यान से समझना। तो हुआ क्या, मेरे पास बस ऐसे ही समझ लो, समझने के लिए है ये, एक्चुअली क्या पता ना हुई हो ऐसी प्रोसेस। तो मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने डाल दिया ड्राई एसीटोन, इस बीकर में ड्राई एसीटोन डाल दिया है ये हमने, और फिर हमने इसी बीकर के अंदर NaI डाल दिया और CH3Br लिख देती हूँ, CH3Br डाल दिया। तो जब मैं ड्राई एसीटोन के अंदर NaI डाल दूंगी और CH3Br डाल दूंगी तो आपको क्लास 11th में 4th चैप्टर में मैंने एक चीज़ समझाई थी, डाई इलेक्ट्रिक ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई, क्योंकि पानी सबके आयंस में ब्रेक करने की कोशिश कर देता है। उसी तरह से जो ड्राई एसीटोन होता है उसके अंदर भी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से जो ड्राई एसीटोन होगा वो क्या करेगा, वो NaI को, देखो अगर मैं अभी इस रिएक्शन को देखूँ तो क्या बन जाएगी, ये बनेगी CH3Br प्लस NaI, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब होगा क्या कि जो ड्राई एसीटोन है ये NaI को तोड़ देगा, कैसे, Na प्लस और I नेगेटिव में, और CH3Br को भी कैसे ब्रेक कर देगा, CH3 प्लस और Br नेगेटिव में। अब मैं इसी रिएक्शन को आयंस की फॉर्म में लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऊपर रब कर देती हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, CH3 प्लस Br नेगेटिव प्लस Na प्लस I नेगेटिव, बन गई ये वाली रिएक्शन। ठीक है, आसान था। अब आपको पता है कि ड्राई एसीटोन नाम के सॉल्वेंट में ये सारे के सारे आयंस पड़े हुए हैं, ठीक, तो होगा क्या, ये जो I है ये इधर चला जाएगा और Na इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3I प्लस NaBr। अब जो NaBr होता है ना वो एसीटोन में डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो वो प्रेसिपिटेट की जगह ऊपर आ जाएगा, प्रेसिपिटेट की तरह ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है प्रेसिपिटेट हमेशा नीचे ही जमे, प्रेसिपिटेट साइड्स में भी जम सकता है और ऊपर भी जम सकता है। बिल्कुल ऐसा जैसे मानो घर पे कर लेना तुम लोग, वैसे भी आजकल खाली बैठे हो, क्या करना, एक ग्लास लेना, उस पर पानी डालना, उसके ऊपर टैल्कम पाउडर डाल देना, तो जैसे वो ऊपर जम जाता है सेम वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। समझ में आ गई बात। ठीक है, जिनको डीप स्टडी करनी है उनके लिए इतना काफ़ी है, वरना जिनको NCERT पे फोकस करना है तो वो बस फिंकरस्टीन के आगे मत पढ़ना। ठीक है बच्चों, इजी था ये, गुड। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन थोड़ा मुश्किल होता है फ्लोरोएल्केन को प्रिपेयर करना, इसलिए स्पेशल कंडीशन दी जाती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्लोरो या फिर ब्रोमोएल्केन ले लेते हैं। तो चलो मैं अपना प्यारा ब्रोमोएल्केन ले लेती हूँ, मुझे यही पसंद है। इसकी रिएक्शन किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ करवा दो, मेटल फ्लोराइड के साथ जैसे सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा दो, तो वही हो जाएगा हैलोजन एक्सचेंज। ये जो फ्लोरीन है ये ब्रोमीन की जगह आ जाएगा, ब्रोमीन फ्लोरीन की जगह पर आ जाएगा। देखो कितना आसान था ये। तो ये आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। भाई इसे स्वार्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि भाई मैंने बताया वाली प्रोसेस, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन, कहीं कहीं पर यहाँ पर Z भी लगा है, कहीं यहाँ पर S लगा है, वही हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में S और Z आता है, वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पे तो S ही लगेगा। तो ये हो गई आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा नोट्स में ना जो नए बच्चे हैं मैंने ये लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो ना, दिस इज प्रेजेंस। मैं भी वही चेक कर रही थी, मैंने प्रेजेंस इस तरह से लिखा है, वो आप चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, ये वाली रिएक्शन हो गई, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकरस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन फिलिप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी हुई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई, तो ये तुम्हारे नेम रिएक्शंस में भी आ सकती है। तो ये दोनों रिएक्शन 3 नंबर की बैठेंगी। ठीक बच्चों, अच्छा अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, यही क्यों रिएक्शन हो रही है। बाकी जिनको सिर्फ NCERT पे फोकस करना है वो सिर्फ इतना ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, अगर समझ आ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं आएगा तो स्किप मार देना। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझो। अब ऐसे समझाती हूँ मैं। जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब यह है कि फ्लोरीन कोशिश करता है कि कहीं से उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो उसके साथ बॉन्डिंग कर ले। दैट इज द नेचर ऑफ फ्लोरीन। ठीक, अब तुम बोलोगे कि मैम आपने ये बताया कि फ्लोरीन यहाँ से Ag से अलग होकर के CH3 के पास जा रहा है, तो भाई क्यों जा रहा है? मेटल की टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, मेटल तो बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है।
तो उस फ्लोरीन को तो खुशी खुशी सिल्वर के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेना चाहिए था ना, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बस समझते हैं कि ये वाली रिएक्शन इस तरह से क्यों हो रही है। जो फ्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब देखो इधर, कार्बन के पास होती हैं 2 शेल्स, सिल्वर के पास होती है 5 शेल्स, 5th पीरियड में लाई करता है वो 3 4 5। अब सिल्वर के साथ एक बार फ्लोरीन को इमेजिन करो और एक बार कार्बन के साथ फ्लोरीन को इमेजिन करो। फ्लोरीन कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा? सिल्वर भी फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो भाई फ्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी छीन सकता है, लेकिन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगा? बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है बॉन्ड की, तो उसके टूटने के चांसेस हैं। तो हर कोई चाहता है कि उसको सिक्योरिटी मिले, वो सिक्योर जगह पे जाए। इस वजह से जो फ्लोरीन होता है वो ब्रोमीन की जगह पर आ जाता है। ठीक है, इनके बीच में भी डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाती है और फिर हमको हैलाइड एक्सचेंज के थ्रू ये मिल जाता है फ्लोरोएल्केन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो भाई इसके 2 तरीके हैं, पहला है फ्रॉम एल्कीन और दूसरा है फ्रॉम एल्केन। पर हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पहला फ्रॉम एल्कीन। अब फ्रॉम एल्कीन पढ़ने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के एल्कीन होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होते हैं एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन वो होते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, वो होते हैं सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, ये सिमेट्रिकल हो गया। इधर डबल बॉन्ड है, इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन, ये एसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन से हेलो एल्केन बनाएंगे, फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हेलो एल्केन बनाएंगे। तो पहला फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, तो मान लेते हैं मेरे पास है हमारा प्यारा इथीन। जब मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराऊंगी, जैसे HBr, तो क्या है, क्या बोलता है वाला मेथड कि व्हेन अ सिमेट्रिकल एल्कीन इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन हैलाइड, इट कैन बी HCl, इट कैन बी HBr। HF नहीं लेंगे, HI नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उनके बारे में पढ़ चुके हैं। हमने फ्लोरो और आइडो बना दिया तो उसमें ज़रूरत नहीं है। और HF और HI और HF ये बहुत ज़्यादा, HF तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन करता है, और जो HI होता है इट इज़ हाईली अनस्टेबल, वो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर HBr को यूज़ कर लेंगे। अच्छा बच्चों, जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन था तो उस केस में एक H तो जाएगा, एक इन दोनों में से CH2 के पास, और एक Br इन दोनों में से किसी एक कार्बन के पास जाएगा। तो होगा क्या? ऐसे भी हो सकता है पॉसिबल कि Br इधर फर्स्ट वाले कार्बन पे चला जाए, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है। तो ये बन सकता है आपका Br CH2 CH3। और ये भी हो सकता है कि जो Br है सेकंड कार्बन पे चला जाए, H फर्स्ट कार्बन पे चला जाए, तब क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br। लेकिन अगर मैं दोनों केसेस में देखूं तो भाई नाम तो सेम ही पड़ेगा। फर्स्ट वाले केस में भी 1 ब्रोमो इथेन और दूसरे वाले केस में भी 1 ब्रोमो इथेन, तो इसीलिए सिमेट्रिकल एल्कीन में कैसा भी एडिशन हो सकता है, इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, उसमें हमको HBr ऐड करना हो, तो उसके लिए हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल होता है। अब मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अब हमारे पास अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस आ गया। इसमें अगर हमें HBr ऐड करना है तो यहाँ पर एक रूल लगता है जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि व्हेनेवर कोई भी अटैकिंग स्पीशीज किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में लग रहा है, अटैकिंग स्पीशीज कैन बी HCl, HBr और HOH, दैट इज वाटर, तो उस केस में द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग स्पीशीज विल गो टू दैट कार्बन, विल गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल शब्दों में जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो नेगेटिव पार्ट क्या है? Br है, वो उस वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, तो सबसे कम हाइड्रोजन इसके पास हो गए, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH, यहाँ पर Br आ जाएगा क्योंकि इसके सबसे कम हाइड्रोजन थे। ये हो गया आपका कंप्लीट, ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर MR रूल फॉलो हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल, MR नहीं M रूल फॉलो हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल। बट अगर यही वाली सिचुएशन हो कि मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, मैं बिल्कुल उसमें HBr ऐड कर रही हूँ, बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड,
बेंजोइल परऑक्साइड, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा। जो नेगेटिव पार्ट है मतलब जो Br है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो तुम लोग उन लोगों की तरह इस साइड मत लगा देना कार्बन, इस साइड मत लगा देना Br। इन दोनों कार्बन्स को देखना है जहाँ पे डबल बॉन्ड है। इन दोनों में से ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? इस वाले के पास। तो Br इधर आएगा बेटा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 Br। इस वाले इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, और ये जो रूल बना है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोएल्केन को प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल और हैलोजन एसिड की मदद से। ठीक है, इन सब को पढ़ने से पहले एक चीज बता देती हूँ, वो याद रखना। H2SO4 के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो H2SO4 बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में लें तो इसके दो नेचर शो होते हैं। एक होता है डिहाइड्रेटिंग नेचर। डिहाइड्रेटिंग नेचर का मतलब H2SO4 के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी रिएक्टेंट मिक्सचर में से ये वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, वाटर को निकाल देता है। और दूसरा इसका नेचर होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो आपको एक तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे तो वही होते हैं अच्छे, अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, बट ये भी है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कुछ केसेस में ये ऑक्सीडाइज भी कर देता है चीज़ों को। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन का मतलब अब हमें अल्कोहल की मदद से क्लोरोएल्केन्स को प्रिपेयर करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग क्लोरोएल्केन ले रहे हैं, क्लोरोएल्केन हमें बनाना है। तो यहाँ पर जो हम लोग हैलोजन एसिड लेंगे वो लेंगे HCl। ठीक, अब मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट समझा रही हूँ। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों होता है, ये क्या होता है, ये अल्कोहल चैप्टर में तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे, बट अभी एक्सपेरिमेंट देख लो। तो इमेजिन करो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। टेस्ट ट्यूब A, ध्यान से समझना है इस चीज को, टेस्ट ट्यूब B और ये टेस्ट ट्यूब C। ये हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। जो पहली टेस्ट ट्यूब है इसमें मैं डाल रही हूँ 2-मिथाइल प्रोपेन टूऑल। ये मैंने पहले टेस्ट ट्यूब में यूज कर दिया। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में मैं यूज कर रही हूँ प्रोपेन टूऑल, खाली प्रोपेन टूऑल। और तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब में मैं यूज कर रही हूँ इथेनॉल। समझ आ गया? हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। पहली वाली टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला 2-मिथाइल प्रोपेन टूऑल, दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला प्रोपेन टूऑल, और तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला इथेनॉल। अब अगर मैं इनको क्लासीफाई करने बैठ जाऊं तो ये हो जाएगा आपका टर्शरी। क्यों? जो हीरो कार्बन है, हीरो कार्बन कौन सा होता है? जो अलग फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होता है, वो तीनों साइड से कार्बन से बाउंडेड है, तो ये टर्शरी हो गया। उसी तरह से ये हीरो कार्बन है, ये 2 साइड कार्बनों से बाउंडेड है, सेकेंडरी हो गया। और अगर मैं इसको खोल के लिख दूं तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। जो हीरो कार्बन है वो एक ही साइड से कार्बन से बाउंडेड है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शरी अल्कोहल। इन तीनों को मैंने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं यहाँ पर एक स्पेशल रिएजेंट यूज करूंगी जिसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट। ये होता है मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस, मतलब सूखा हुआ ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो हम क्या करेंगे, ये जो ल्यूकास रिएजेंट है ये हमने अलग से अपने बाउल में बना दिया, और हमारे पास तीनों टेस्ट ट्यूब थी, उसमें तीनों प्रकार के अल्कोहल पड़े हुए थे। अब हम क्या करेंगे, ये जो ल्यूकास रिएजेंट है ये एक एक करके हर टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा डाल के देखेंगे कि क्या हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ल्यूकास रिएजेंट को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। हमने जैसे ही टेस्ट ट्यूब में डाला इसको एकदम से टर्बिडिटी आ गई। टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी का मतलब होता है थोड़ा सा ट्रांसलूसेंटपन। मैं फोटो इंसर्ट कर दूंगी, तुम्हें टर्बिडिटी का मतलब समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही टेस्ट ट्यूब A में, जिसमें टर्शरी अल्कोहल था, उसमें जैसे ही हमने मिक्सचर को डाला एकदम से टर्बिडिटी आ गई, मतलब रिएक्शन एकदम से हो गई। क्यों? तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन होने की निशानी ये भी होती है कि जो रिएक्टेंट होता है या फिर जो पहले वाली स्टेट होती है किसी भी रिएक्टेंट की, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए, उसी को तो चेंज बोलते हैं। तो जैसे ही हम लोग टर्शरी अल्कोहल में इस ल्यूकास रिएजेंट को डालेंगे एकदम से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे टर्बिडिटी आने लग जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो टर्बिडिटी आई वो एकदम से आ गई, इमीडिएट टर्बिडिटी। इमीडिएट टर्बिडिटी। अगर किसी को टर्बिडिटी का मतलब फोटो देखने के बाद भी समझ नहीं आया तो आज आप एक काम करना, आप एक कांच का ग्लास लेना, उसमें थोड़ा सा पानी डालना और उसमें ग्लूकॉन डी डाल देना। ग्लूकॉन डी भी नहीं डाल रहे तो थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल देना। थोड़ा पानी का जो पानी पहले ट्रांसपेरेंट था उसमें धुंधलापन आ जाएगा, उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल था। इस सेकेंडरी अल्कोहल में मैंने ल्यूकास रिएजेंट डाला, थोड़ा उसको शेक करना पड़ा और 5 या 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी आ गई। ठीक है,
और उसके बाद ये मेरे पास था प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में जब मैंने ल्यूकास रिएजेंट डाला तो टर्बिडिटी आई ही नहीं, ठीक है। नोट्स में तो लिखा हुआ है कि बहुत टाइम के बाद आती है, बट तीनों के तीनों जो प्रैक्टिकल्स हैं मैंने करके देखे हैं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई थी। इसमें 5-10 मिनट लगे थे और इसमें तो हम लोग 7th पीरियड तक वेट कर रहे थे। हमने असेंबली के टाइम पे करा था और 7th पीरियड तक हम लोग वेट कर रहे थे, तो कितने घंटे हो गए, तब तक इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल द रिएक्शन विल बी फास्टर, वेरी फास्टेस्ट। इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल द रिएक्शन विल बी स्लो एंड इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल द रिएक्शन विल बी वेरी स्लो, ठीक है। अब हम रिएक्शन देखेंगे क्या हो रही है। पहले ये प्रैक्टिकल देख लो, समझ आया। हमारे पास टर्शरी अल्कोहल था, इसकी रिएक्शन इसके साथ करी, बड़ी जल्दी से हो गई। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ करी, थोड़ी ज़्यादा देर लग गई। और जब हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, उसकी रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ करी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक। अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि भैया ऐसा हो क्या रहा है, ऐसी क्या चीज़ हो रही है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। अब मैं एक एक करके रिएक्शन लिख रही हूँ, तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्लोरो एल्केन बना रहे थे वो कैसे बना, ठीक है। इजी है ये। वैसे इस वाले टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो हैलो एल्केन वाले चैप्टर से ज़्यादा अल्कोहल्स में आते हैं, ठीक। तो चलो, सबसे पहले मेरे पास था टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल आपका ये रहा, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। ये मेरे पास टर्शरी अल्कोहल था। मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है ये, ठीक, समझ में आ गई बात। जब HCl और ZnCl2 आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ल्यूकास रिएजेंट बन जाता है। अब ये जो ZnCl2 है, इसको हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये जो ZnCl2 है ये वाला बॉन्ड वीक कर ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो Cl है इधर आ जाएगा और जो OH है वो इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पर Cl, यहाँ CH3 और यहाँ H और OH। H और OH क्या बना देता है बेटे, H2O। बन गया ना क्लोरो एल्केन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो पहली रिएक्शन तो ये हो गई, इसमें जल्दी हो रही है, तो इसका मतलब टर्शरी में रिएक्शन सबसे फास्ट हो रही है। वो क्यों हो रही है, इसका रीजन तुम अल्कोहल चैप्टर में पढ़ोगे तो अभी दिमाग लगाने की इतना जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मेरे पास था सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का क्या मतलब हुआ, ये लिख देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, फिर क्या था मेरे पास, HCl था, ZnCl2 था, बस कहानी घर घर की, सॉरी मतलब यही चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। तो बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका H2O, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया, सेकेंडरी का, ये थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है। और लास्ट में मैं क्या ले लेती हूँ, प्राइमरी ले लेती हूँ। प्राइमरी मेरे पास है CH3 CH2OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। एक्सचेंज ऑफर लगा दो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl प्लस H2O। तो इस मेथड से हम लोग क्लोरो एल्केन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई, इजी है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन। अब हम लोग ब्रोमो एल्केन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको समझेंगे। जो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन्स, कि हम लोग ब्रोमो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अच्छा बच्चों, तो ब्रोमो एल्केन को प्रिपेयर करने से पहले एक छोटी सी टर्म मैं आपको समझा देती हूँ। हालांकि वाली टर्म कभी बोर्ड में पूछी नहीं जाती, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि इजी है, तो मैं फटाफट बता देती हूँ। हमारे पास टर्म आता है रिफ्लक्स। कई बार आप लोग यूज़ करोगे, नोट्स में भी लिखा हुआ है रिफ्लक्स, वैसे मैंने कम से कम यूज़ करा है। तो मैं तुम्हें रिफ्लक्स का मतलब समझाती हूँ, होता क्या है, बिल्कुल बेसिक समझाऊंगी, क्योंकि अगर तुम इसको नेट पे भी सर्च करोगे तो मैं रिफ्लक्सिंग की टेक्निक बता देगा कि कैसे करते हैं। बट रिफ्लक्स होता क्या है, सिंपल शब्दों में उसको जानना ज़रूरी है, बस उतना ही जानना ज़रूरी है, ठीक है। देखो रिफ्लक्स का क्या मतलब होता है। रिफ्लक्स का मतलब हुआ, इससे पहले इमेजिन करो तुम्हारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक। अब इस टेस्ट ट्यूब को तुमने यहाँ पर हीट करा। ये देखो मैं जरा, ये जो बर्नर है ये फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है आ रहा है। तो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में मैंने 2 रिएक्टेंट डाल दिए, A और B, दोनों लिक्विड फॉर्म में रिएक्टेंट थे, मैंने डाल दिए। मेरा टारगेट ये है कि मुझे A और B को हीट करना है ताकि मैं प्रोडक्ट C बना सकूं, ये मेरा टारगेट है। अब मैंने क्या करा, जो मेरी टेस्ट ट्यूब है वो ऊपर खुली हुई है, मैं इसको स्लोली हीट कर रही हूँ और मुझे पता है कि मुझे रिजल्ट तब मिलेगा जब 15-20 मिनट तक मैं इसको कंटिन्यूअस स्लो फ्लेम में हीट करती रहूंगी, ठीक है। तो मैंने इसको स्लो फ्लेम में हीट करा। अब एक बात बताओ, जो इवेपोरेशन होता है वो तो किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है। जब मैं इसको 15-20 मिनट तक हीट करती रहूंगी तो चांसेस ये हैं कि जो रिएक्टेंट मिक्सचर है वो थोड़ा बहुत एस्केप आउट हो जाए, क्योंकि हमारा जो टेस्ट ट्यूब है वो खुली हुई है ना। अब अगर मैं ऐसे करती रहूंगी तो पता चला 15 मिनट तक मैं इसको हीट कर रही हूँ और जो मेरा मिक्सचर है वो आधा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए मुझे उतना नहीं मिल रहा है। मान लो मुझे 5 मिलीलीटर्स का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, मुझे 2.5 मिलीलीटर मिल रहा है, तो प्रोडक्ट की वेस्टेज तो हो रही है ना।
इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिंग की टेक्निक यूज करेंगे। तो रिफ्लेक्सिंग में हम लोग कुछ नहीं करते, बिल्कुल रफ बता रही हूँ, ये वो वाला डायग्राम है भी नहीं जो एक्चुअल में प्रोसेस होती है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ। तो हमारे पास जो भी अपैरेटस होता है, अभी मेरे पास अपैरेटस के रूप में क्या है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। तो चलो मैं जो प्रॉपर अपैरेटस है थोड़ा थोड़ा उसी से समझा देती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे रिफ्लेक्सिंग में, इस तरह से राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेंगे, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने A+B रिएक्शन मिक्सचर डाल दिया और ऊपर इसका थोड़ा मुंह ऊपर कर देंगे और यहाँ पर मैंने मान लो एक कंडेंसर सा फिट कर दिया, ठीक है। बहुत ही अजीब सा मैंने डायग्राम बनाया बट समझ जाओ। कंडेंसर का मतलब जहाँ पे ठंडा पानी आता रहेगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब होगा क्या, बिल्कुल ध्यान से समझना। जब A और B को मैं हीट करूंगी तो A और B के वेपर्स बनेंगे, ठीक है। ये वेपर्स ऊपर जा रहे हैं। फर्स्ट केस में वो वेपर ऊपर जाकर के एस्केप हो जा रहे थे एटमॉस्फेयर में, वेस्टेज हो रही थी प्रोडक्ट की। अब क्या होगा, जो A और B है वो गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, और ऑब्वियसली बात है इवेपोरेशन होएगा ही, तो ये जो वेपर है ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है तो वो वेपर ठंडे होकर के वापस नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जितना रिएक्टेंट मिक्सचर पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। रिएक्शन की कंडीशन भी पूरी हो रही है कि हम इसे 15-20 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली हीट करते जा रहे हैं और जो प्रोडक्ट ऊपर वेस्ट होना चाहिए था वो ऊपर ठंडा होकर के वापस नीचे आ रहा है। इस चीज को रिफ्लेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग मिक्सचर को हीट करते हैं, ऊपर ठंडा करते हैं और वापस हीट करते रहते हैं जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाए, ठीक। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट आएगा तो मुझसे पूछ सकता है। अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन। ब्रोमो एल्केन कैसे प्रिपेयर करेंगे, लिख देते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन। अब बेटा जो ब्रोमो एल्केन होता है ना, इसको प्रिपेयर करने के 2 मेथड होते हैं। पहले फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप कोई भी अल्कोहल ले लो और उस अल्कोहल में आप HBr ऐड कर दो, क्योंकि हम लोग ये हैलोजन एसिड ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। थोड़ा सा लेना है कंसनट्रेटेड, ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा लोगे तो ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। कम क्वांटिटी में लेना है। अब होगा क्या, हमें पता है जो H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो वाटर तो निकल जाएगा, प्यारा सा वाटर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाएगा C2H5Br। तो ये तो पहला मेथड हो गया, ये बहुत ज़्यादा ईजी मेथड है। अब जो हमारे पास सेकेंड मेथड आता है वो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या है, ये देख लो उसको बच्चों। सेकेंड मेथड है हमारे पास ब्रोमो एल्केन को ही प्रिपेयर करने का, कि हम लोग ले लेंगे अल्कोहल, हम लोग ले लेंगे KBr और H2SO4 थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे। पहले 1 बूंद ले रहे थे, अब 1 ml ले लेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा C2H5Br, KHSO4 और H2O। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शन हुई कैसे, तो उसका स्टेप्स देख लो, समझ लो, बस स्टेप समझने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, KBr प्लस H2SO4। अब मैं अगर H2SO4 के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल दूं तो कैसे बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ HHSO4, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका KHSO4 और ये आपका H और Br आपस में ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा HBr। फिर बेटा बात वही तो पड़ रही है, HBr इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा स्टेप 2, ये सेकेंड स्टेप है, C2H5OH प्लस HBr। थोड़ा बहुत H2SO4 तो बचा ही होगा, थोड़ा सा 1 बूंद तो बचा ही होगा, तो क्या बन जाएगा C2H5Br प्लस H2। इसलिए थोड़ा ज़्यादा H2SO4 लेते हैं क्योंकि हमें इस वाले स्टेप के लिए भी चाहिए होती है, इस वाले स्टेप के लिए भी चाहिए होती है। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन्स। अब प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन पढ़ते हैं क्या है। प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन में मैंने नोट में एक चीज लिखाई है तुम्हें कि जो KBr और H2SO4 वाला मेथड है वो हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी में नहीं लगा सकते। इसका रीजन भी तुम लोग अल्कोहल चैप्टर में पढ़ोगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो नोट आपके नोट्स का पार्ट है इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा खैर, अब आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। आयोडो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। C पहला मेथड है इसका, अल्कोहल ले लो कोई भी आप, इसमें सिंपल सी बात है HI डाल दो, ठीक है। और आपको पता है HI का बॉन्ड तो बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो ये तो फटाफट ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा CH3 CH2I और आपका वाटर निकल जाएगा। फर्स्ट मेथड ये है। सेकंड मेथड, अच्छा अब इसका सेकंड मेथड है, अल्कोहल ले लो CH3 CH2OH प्लस KI प्लस फॉस्फोरिक एसिड लेना है अभी, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2I प्लस KHPO4 प्लस H2O, ये मिल जाएगा, ठीक। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये वाली रिएक्शन हो गई। अब मैं एक चीज समझाती हूँ, बहुत ध्यान देना है उस पर। इस वाली रिएक्शन को देखो, KBr सॉरी,
एक रिएक्शन तो ये है, इससे हम लोग ब्रोमो एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं। जब KBr मैं यूज कर सकती हूँ H2SO4 के साथ, तो मैं KI क्यों नहीं यूज कर सकती हूँ? मैंने H3PO4 ही क्यों यूज करा, वो पढ़ रहे हैं हम। तो देखो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है? यहाँ पर KI के साथ H3PO4 क्यों लिखा है, H2SO4 क्यों नहीं लिखा है? अब इसको पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझना। तो जैसे मैंने तुम्हें इसका स्टेप खोल के दिखाया था कि पहले इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, वैसे इन दोनों के बीच में करवा देते हैं। तो अगर मैं स्टेप 1 देखूँ तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। जब मैं इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगी तो होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए, और फिर सिंपली HiC2H5OH के साथ रिएक्शन कर देगा। अब जो H2SO4 है वो 1-2 बूंद तो बचा होगा ना इस पूरी रिएक्शन के बाद, तो जो H2SO4 बचा हुआ है ये क्या करेगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर का कि जो H2SO4 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो इस HI को ऑक्सीडाइज कर देगा, वो वाटर भी निकाल देगा खुद में से और HI को ऑक्सीडाइज भी कर देगा, इसलिए वाली रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। अब बचेगा क्या, ये जो I2 है ये C2H5OH के साथ रिएक्शन करेगा, इनके बीच में कोई रिएक्शन होती नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड को यूज करते हैं। समझ में आई बात? अगर आपसे कोई पूछेगा कि हम लोग KBr और H2SO4 यूज कर रहे थे जिससे हमें ब्रोमो एल्केन मिल रहा था, तो हम लोग KI के साथ भी H2SO4 क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के अलावा एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से जो H2SO4 है वो HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। इस चीज को बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके सुनते रहना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, यहाँ तक तो थोड़ा सा समझने का टॉपिक था। उसके बाद आता है हमारे पास बाय PX3, ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये फटाफट बता देती हूँ मैं। तो हमने हैलोजन एसिड से अपने हैलो एल्केन कंप्लीट कर लिए। सेकंड मेथड ऑलरेडी हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं। थर्ड मेथड आता है हमारे पास बाय PX3। PX3 का मतलब क्या होता है, PCl3 से अभी हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो मेरे पास अल्कोहल है C2H5OH, इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, PCl3 डाल रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और बन रहा है H3PO3। ये तो बच्चों फोर्थ मेथड आता है हमारे पास। जैसे मान लो मेरे पास एक अल्कोहल है C2H5OH, इस अल्कोहल की रिएक्शन में करवा रही हूँ PCl5 के साथ। अब यहाँ मुझे 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पहला तो मुझे मिलेगा हेलो एल्केन क्लोरोइथेन, एक मुझे मिलेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और एक मुझे मिलेगा HCl, ठीक है। ये आपका चैप्टर P ब्लॉक में है रेड फॉस्फोरस का। तो देखो ध्यान से समझना हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस ले लेंगे, इसमें ब्रोमीन वाटर डाल देंगे और उसको खूब हीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा PBr3, ठीक। अब ये जो PBr3 बना मेरा, ये PX3 जैसा ही तो बन गया, इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा C2H5Br प्लस H3PO3। समझ में आ गई बात, ठीक। उसी तरह से हम लोग रेड फॉस्फोरस ले लेंगे, उसमें आयोडीन के वेपर डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा PI3। फिर हम लोग अल्कोहल ले लेंगे और उसकी रिएक्शन PI3 के साथ कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा C2H5I प्लस H3PO3। समझ में आ गई बात, ठीक है, सिंपल था ये। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, मतलब ये हाइड्रोजन हैलाइड्स के अलावा, हैलोजन एसिड्स के अलावा ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। अब हमें इससे बनाना है क्या, हेलो एल्केन। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अल्कोहल ले लेंगे और अल्कोहल में SOCl2 डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन आपने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है क्लास 11th में, ठीक है। तो ये मेरे पास है C2H5OH और इसमें हम लोग SOCl2 डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। अब इस रिएक्शन की खास बात यह है कि जब आप अपने टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को मिक्स करते हो, ठीक है, C2H5OH और SOCl2 को मिक्स करते हो और इनके बीच में रिएक्शन करवाते हो, तो SO2 और HCl वेपर के रूप में निकल जाता है, नीचे क्या बचता है, प्योर C2H5Cl। ये दोनों एस्केप हो जाते हैं। तो इस मेथड में आपको एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, इसलिए इस मेथड को सबसे ज़्यादा प्रीफर करा जाता है, क्योंकि इसमें हमें पहले से ही जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्योर फॉर्म में रहता है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये NCERT का नहीं है तो एक्स्ट्रा है, बट इसे समझ लो। सबसे पहले फैटी एसिड का क्या मतलब होता है, वो एसिड जिनमें बहुत सारे कार्बन्स हों वो आपके फैटी एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारे फैट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड वाली जो रिएक्शन होती है इसको हम लोग बोलते हैं हंस डाइकर रिएक्शन।
स्पेलिंग मैंने गलत ना लिख दी हो, नहीं मैंने सही लिखी है शायद, ठीक है। तो हंस डाई का रिएक्शन है, इस मेथड से हम लोग ब्रोमो एल्केन बना सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर सॉल्ट और फैटी एसिड ले लेते हैं। तो कोई भी फैटी एसिड ले लो, CH3 CH2 CH2 COOH, ये एक फैटी एसिड हो गया, इसका सिल्वर सॉल्ट मतलब यहाँ पर Ag लगा देंगे, ठीक है। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी था अगर याद हो तो, होगा क्या, CH3 CH2 CH2 Br बन जाएगा, ठीक। और ये आपका CO2 निकल गया और एक Br बचा हुआ है वो Ag के साथ आ जाएगा, समझ आई बात। तो ये हो गया। तो यहाँ तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।